चलिए, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा था टेस्ट नंबर 2 एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी। चलिए शुरुआत करते हैं बाबू पहले प्रश्न से। कैसा रहा आप लोग का अनुभव बाबू आज का? अच्छा, ये कलर ठीक लग रहा है कि पिछले वाला कलर ही ठीक था? पिछले वाला ठीक था। अच्छा, तो इस बार बर्दाश्त कर लीजिए, अगला बार चेंज कर देंगे, है ना? आइए, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है दोस्त। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका देखिए, दो फुल फॉर्म आपको दे सकता है। या तो देगा क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या देगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। या तो देगा बायोकेमिकल। क्या देगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चाहे तो शुरू में देगा बायोलॉजिकल या देगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी चीज पानी वगैरह में क्या होता है, मरता है। उसको तोड़ने के लिए क्या है, कोई जीव जाएगा, आपका घटक डिकम्पोजर जाएगा। डिकम्पोजर में सबसे अच्छा बताए थे कि याद कीजिएगा, एक तो बैक्टीरिया, एक क्या हो गया फंगस या कवक। एक क्या आपको डिकम्पोजर है, वो तोड़ने के लिए जाएगा। तो वो तोड़ने के लिए जाएगा, उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। कितना क्या है वो डिमांड कर रहा है? वाटर का। ठीक है ना? वही क्या हो गया, मतलब ये पानी हो गया। तो पानी में देखिए क्या याद रखना है, एक तो डीओ। डीओ का मतलब है डिजोल्व ऑक्सीजन। पानी में कितना घुला हुआ ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं डीओ या डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या हो गया कि एक होता है बीओडी। कोई जीवाणु या बैक्टीरिया या कवक है जो मरे हुए पदार्थ को तोड़ने के लिए जाता है। कितना मात्रा में उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, जितना वो डिमांड करता है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। अब देखिए, अगर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का डिमांड कर रहा है, इसका मतलब ही है कि पानी में ऑक्सीजन क्या आपको कम है। तो मांग कर रहा है ज्यादा। इसका मतलब पानी ज्यादा प्रदूषित है कि कम प्रदूषित है? ज्यादा प्रदूषित है। मतलब बीओटी ज्यादा डिमांड कर रहा, मतलब पानी में ऑक्सीजन क्या है, कम है। पानी में ऑक्सीजन कम रहना पानी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब पानी क्या ज्यादा आपको प्रदूषित हो गया। एक और क्वेश्चन बताइएगा। एक गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है, किसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगा? ठंडा पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगा और गर्म पानी में क्या रहेगा, कम रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बीओडी जो होता है ना, ये इसके लिए डील करता है आपको जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है उसको। एक होता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये ज्यादा पूछता नहीं है। दोनों का संबंध क्या आपको जल प्रदूषण से। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बीओडी का संबंध किस तरह के प्रदूषण से है? जल प्रदूषण से। अगला एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बीओडी किसके कारण होता है? यूट्रोफिकेशन के कारण। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? बाहर से पानी में क्या ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पहुंच जाता है किसी कारण से। खेत में उर्वरक छींटे, वो क्या हो गया, पहुंच गया कहाँ, पानी में। तो अचानक से क्या होता है, उसके ऊपर जो शैवाल वगैरह होता है क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। उसे बोलते हैं लगल बूम। और जब ऊपर पूरा बढ़ जाएगा, पानी में देखते हैं ना हरे हरे बाबू ऊपर छतला रहता है, तो ऊपर से आपका सूर्य की रोशनी नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। सूर्य की रोशनी जब नीचे नहीं जाएगा तो क्या नीचे फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? प्रकाश नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जीव क्या होगा, आपको मरेगा। समझ रहा? तो मतलब कि बोल सकते हैं क्या कि यहाँ बीओडी क्या हो गया आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से। किसके कारण होता है? यूट्रोफिकेशन के कारण आपको होता है। अगला क्वेश्चन देखिए सेट किया गया है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है कि ये कोई वाटर सोर्स, वाटर बॉडी है। बाहर से क्या हुआ, यहाँ पर किसी तरह से क्या हुआ, पोषक तत्व पहुंच गया। चाहे तो आप उर्वरक डाल रहे हैं, पानी पड़ा उसके माध्यम से वहां पहुंच गया, या कोई भी कारण से वहां पहुंच गया। तो अचानक से क्या होता है, इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा जब बढ़ता है, अचानक जंतु क्या होता है, बढ़ना शुरू करता है। बाहर से जो न्यूट्रिएंट्स होता है, या बोल सकते हैं जो पोषक तत्व होता है, वो इसमें जुड़ना ही कहलाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होगा कि अचानक से क्या होगा, सवाल का वृद्धि होगा। तो यहाँ बूम बूम हो जाए, क्या हो जाएगा, बूम बूम, शकला का बूम बूम। मतलब क्या हो गया, बूम हो गया। इस घटना को बोलते हैं एलगल बूम बोलते हैं। ये लगल बम क्या थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होगा तो क्या आपको खराब है। क्योंकि अभी अगर साफ पानी था तो क्या था कि समझिए तालाब था, साफ पानी है तो क्या हो गया कि नीचे तक क्या हो रहा था, पानी आपको सूर्य का प्रकाश से पहुंच रहा था।
साफ पानी में देखिएगा तो नीचे तक आपको दिखाई देगा, सूर्य का प्रकाश नीचे तक आपको पहुंच रहा है। लेकिन अब चूंकि क्या हुआ कि यहाँ क्या हो गया, पूरा सवाल आ गया है, एल्गल बूम हो गया है, तो नीचे लाइट नहीं आ पाया। नीचे लाइट नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जीव जंतु मरना शुरू करेगा। जब जीव जंतु मरना शुरू करेगा फिर क्या होगा, ये भरना शुरू करेगा। नहीं, अब भरते-भरते क्या हो जाएगा बाबू, आपको ये पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तालाब क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, खराब है? ये क्या हो गया आपको, खराब हो गया। तो बोलिए क्या हो जाएगा वो बताइए। यूट्रोफिकेशन क्या है? ए नॉर्मल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ड्राई लैंड इनटू मार्शेज, मतलब बोलता है सूखा लैंड को पानी वाला जमीन में बदल देना ही ये आपको यूट्रोफिकेशन कहलाता है। नहीं, यूट्रोफिकेशन हम ये तो ना देख रहे हैं जी कि जो आपको मार्शेज है, क्या बोल सकते हैं, जो वेटलैंड है वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, आपको सूखा चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। नहीं नहीं, गड़बड़ा है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये होगा इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी विथ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब पानी में जब रैपिड मात्रा में क्या होता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बढ़ता है, इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस समझ में आया ना? और नहीं आया तो इतना ही समझा सकते हैं, वीडियो में पूरा बतावल गया है। हेलो, 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 हेलो। साउंड दे रहा है आपको, सुनाइए। जिनको दिक्कत हो रहा है एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाइएगा, सही हो जाएगा दोस्त। बोलता है कि देर इज इन, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवालों की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इस घटना के लिए कौन से कारक जिम्मेवार हो सकते हैं? बोलता है ये देयर इज ए कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल बूम इन द सी वाटर ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर दिस फिनोमेनन। मतलब बोल सकते हैं जो एल्गल बूम बढ़ रहा है उसका कारण क्या हो सकता है, बताइए बाबू। डिस्चार्ज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, बोलता है कि नदियों के मुहाने पर पोषक तत्व क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। इसे भी हो सकता है। पोषक तत्व पहुंच रहा है, इसका मतलब हो सकता है आपको, आगे चलिएगा। रन ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, मानसून सीजन के दौरान क्या होता है, जमीन में माने खाद उर्वरक कुछ डालते हैं, वहां से किस तरह से पानी कहाँ, पानी पहुंच जा रहा है कहाँ आपको, समुद्र वगैरह में या कोई वाटर बॉडी में पहुंच रहा है। तो जो भूमि में जो उर्वरक वगैरह डालेंगे वो भी पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। अगला चलिए, ऑफ वेलिंग इन द सी, मतलब क्या होता है कई बार सी के अंदर, जब समुद्र के अंदर भी क्या होता है कि न्यूट्रिशन वगैरह रहता है, वो भी क्या होता है कई बार नीचे से क्या होता है ऊपर आता है। तो उस कंडीशन में भी बोल सकते हैं कि एल्गल बूम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। अच्छा एक मिनट रुकिए बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्गल बूम का कारण क्या हो सकता है, ये तो कंफर्म लग रहा है बाबू, ये भी लग रहा है बाबू ना। मानसून द्वारा भूमि से अफवाह, ये भी हो रहा है। और क्या समुद्र जल में जल को उपलब्ध सब हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको, एक दो तीन आपको सब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, देखिए क्या होता है, प्रदूषण कई प्रकार का होता है, उसी में क्या होता है आपको, एक जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण मतलब क्या होता है कि पानी में क्या होता है, हानिकारक या अवांछनीय पदार्थ का मिल जाना, जिसको पानी में आवश्यक नहीं था, अब पानी में मिल गया, अब पानी को क्या कर दिया, खराब कर दिया, इसी को बोलते हैं जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण क्या है, दो सोर्स से हो सकता है। एक सोर्स आपको पता है कि शहर का नली कहाँ पर गिरा है, जो शहर का नली है वो कहाँ पर जाकर के गिर रहा है, सुनिएगा। एक को बोलते हैं क्या, पॉइंट सोर्स, क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स कहा जाता है। एक को बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब क्या होता है कि
कि आपको एग्जैक्ट पता है कहाँ से प्रदूषित पानी आपको आ रहा है। जैसे बाबू क्या हो गया कि शहर का जो नली जाकर के नदी में गिरा, आपको पता है कहाँ से आ रहा है, उसको चाहिएगा तो आप बंद कर सकते हैं। जब आपको पूरा एग्जैक्ट पता हो कहाँ से आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स बोलते हैं। शहर का नली हो गया, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है या कोई फैक्ट्री से जो आ रहा है, वो सब क्या हो गया, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन में आ जाएगा। नॉन पॉइंट क्या होता है कि कहीं से आ सकता है, आप बता नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या किया, भैंस धोने गए हैं, भैंस उसमें क्या किया, गोबर कर दिया। कोई आदमी लेटरिन करने गया, वही में क्या कर रहा है, धो रहा है। कोई नहाया गया, साबुन लगा रहा है। आपको पता है कौन कहाँ नहा रहा है, पता कर पाइएगा बढ़िया से, नहीं कर पाइएगा। तो ये सब क्या होता है, नॉन पॉइंट सोर्स। क्या होता है आपको कोई धोबी कहीं कपड़ा धो रहा है, ये क्या हो गया, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कहा जाता है। बोलिए बाबू क्या है यहाँ पॉइंट सोर्स बोलता है, तो बताइए बाबू। म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। म्युनिसिपल मतलब कि शहर का जो नली होता है वो जाकर डिस्चार्ज हो रहा है, तो शहर का नली जिसके माध्यम से जा रहा है, आपको पता है एग्जैक्ट कहाँ जा रहा है। अगला क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, मतलब कि आपको कंपनी सरकार से लाइसेंस लेके ही ना खुलता है जी, कहाँ कहाँ कंपनी है और कौन कंपनी कहाँ कहाँ आपको पानी गिरा रहा है खराब। तो ये आपको हो सकता है बाबू पॉइंट सोर्स। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा तो कहीं हो सकता है, माने वर्षा जब होता है तो वर्षा को जरूर कहीं से हो सकता है, वर्षा को कहीं से हो सकता है। और जब वर्षा में क्या होता है कि इस मतलब उसका पीएच मान, शुद्ध वर्षा जो वर्षा होता है सबसे शुद्ध पानी होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। लेकिन जब नीचे आता है प्रदूषित हवा में क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, और उससे मिल जाता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, कम जाता है वो पानी का, और उसी को एसिड रेन या वर्षा, ये अम्लीय वर्षा कहा जाता है। कोई भी एरिया में हो सकता है, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल सकता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ बोलता है कि भारत में इतना खेती कहीं हो रहा है, कहीं से क्या हो सकता है, ये चीज हो सकता है। ये सब क्या है कि आपको नॉन पॉइंट क्या जाएगा, नॉन पॉइंट सोर्स में आ जाएगा, और ये क्या जाएगा आपको, पॉइंट सोर्स में। आपको पूछना था क्या, पॉइंट सोर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। देखिए, जो दुनिया में सब्सटेंस होता है वह दो प्रकार के होता है। एक को बोलते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। एक होता है नॉन बायो डिग्रेडेबल होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जैव निम्नकरणीय, क्या बोलते हैं वो, जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय, जो समय के साथ क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जिसको बैक्टीरिया या जो आप घटक वगैरह होता है उसको तोड़ सकता है, समय के साथ क्या करेगा, नष्ट कर देगा, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो समय के साथ नष्ट नहीं होता है बल्कि लंबे समय तक क्या होता है, बना रहता है, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल के लिए वो जितना भी कार्बनिक पदार्थ होता है, क्या वो जितना भी कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिस कार्बन से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए बाबू एनिमल की बात करते हैं, एनिमल में सब आ जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, मैना, खरगोश, सब आ जाएगा। इसके अलावा क्या, प्लांट, क्या आपको बोले बहू, प्लांट, या इससे बना हुआ प्रोडक्ट। प्लांट से क्या प्रोडक्ट बनता हो, प्लांट से आपका क्या बनता है, कागज, क्या बनता है, कागज बनता है। एनिमल से क्या बनता है, चमड़ा बनता है, क्या बनता है, चमड़ा बनता है ना। तो ये सब क्या है, आपको बायोडिग्रेडेबल है। कागज की बात करते हैं, ऊन की बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, ऊन एनिमल से बनता है। एनिमल या उससे बना हुआ प्रोडक्ट जनरली क्या होता है, आपको होता है बायोडिग्रेडेबल। और यहाँ की बात करते हैं बहु मेटल, मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे मेटल की बात करते हैं, मेटल, सोना, चांदी, सब इस समय के साथ नष्ट होता है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा। इसके अलावा क्या बोला वो, प्लास्टिक, क्या वो, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, लंबे समय से क्या होता है, आपका बना रहता है, लंबे समय से क्या होता है, आपको बना रहता है, छोड़ दीजिएगा लंबे समय। पोलोथीन की बात करते हैं, क्या वो, पोलोथीन की बात करते हैं, शीशा की बात करते हैं, ये सब क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सब क्या है, नॉन बायो, इस समय के साथ आपको नष्ट नहीं हुए। इसके अलावा क्या, कीटनाशक वगैरह, डीडीटी वगैरह की बात करते हैं, समय के साथ आपको नष्ट नहीं होगा। अब आइए बाबू देखिए, बोलता है कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसमें चूज करना है क्या कि कौन नॉट बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल चूज करना है। आइए, ऊनी कंबल इस समय के साथ नष्ट हो जाएगा, जूट भी इस समय के साथ नष्ट हो जाएगा, तो हो गया बायोडिग्रेडेबल। आगे चलिएगा, शीशा की प्लेट, शीशा क्या है, एक तरह का धातु है बाबू,
धातु क्या बोले कि धातु जितना रहेगा सब क्या रहेगा आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल, और प्लास्टिक क्या रहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको यही आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी देख लीजिए, चमड़ा की बेल्ट और कैनवास जूता ये सब क्या हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। गत्ता का डिब्बा, पेपर बैग सब क्या आपको बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ प्लास्टिक देख के भी इसके साथ अब जाया जा सकता था। अगला देखिए दोस्त, प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसे लंग्स ऑफ बर्थ बोलते हैं। लंग्स मतलब फेफड़ा। फेफड़ा का काम क्या होता है हमारा फेफड़ा, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हिट लेता है। फेफड़ा क्या करता है कि जो हवा लेता है, तो हवा में से क्या करता है, जो हवा खराब रहता है उसमें ऑक्सीजन क्या करता है और मिलाता है। देखिए एक बाबू, एक समझिए, एक लंग्स होता है, एक होता है आपको लंग्स होता है, इसको बोलते हैं फेफड़ा। एक होता है किडनी, क्या होता है किडनी होता है बाबू, इसको बोलते हैं ब्रिक, क्या बोलते हैं ब्रिक बोलते हैं। किडनी काम क्या होता है, ये क्या करता है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और यह क्या करता है फिल्टरेशन, क्या करता है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड करता है। ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ये बेसिकली छानने का काम करता है, क्या करता है छानने का काम करता है ब्लड को, ठीक है ना। और यह क्या करता है आपको बाबू शुद्ध करने का। शुद्ध करने का मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उससे क्या करना निकालना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना। ये कौन करता है फेफड़ा आपका यहाँ पर होता है, ठीक है ना। और किडनी कहाँ होता है आपको यहाँ पर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो काम क्या होता है मनुष्य में फेफड़ा करता है, वही धरती के लिए कौन करता है, जो अमेजन फॉरेस्ट या बोल सकते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, क्या ट्रॉपिकल, अरे ई एरिया विषुवत रेखा हो गया ना, तो विषुवत रेखा के आसपास के इलाका में क्या होता है खूब वर्षा होता है, और यहाँ जो पेड़ पौधा होता है खूब पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पाया जाता है, ब्राजील की अमेजन में। कहाँ, ब्राजील की अमेजन में। पूछेगा कि धरती का लंग्स किससे कहते हैं, क्या वो धरती का लंग्स, लंग्स ऑफ अर्थ, लंग्स ऑफ अर्थ बोलेगा। तो इसे किससे कहते हो, या तो ऑप्शन देगा देगा सदाबहार वर्षावन, क्या वो सदा बहार वर्षावन ऑप्शन हो सकता है, या तो हो सकता है बाबू क्या ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट ऑप्शन दे सकता है, या तो दे सकता है वो क्या अमेजन, क्या दे सकता है अमेजन के जंगल दे सकता है। इस सब ऑप्शन आपको दे सकता है। ये किसका हो गया, धरती का लंग्स माना जाता है। अब पूछेगा कि आपका सी का क्या, वो सी का लंग्स ऑफ सी क्या बोलेगा, लंग्स ऑफ सी। समुद्र का फेफड़ा किसे कहते हैं, समुद्र का फेफड़ा, है ना। आप कोरल रीफ का नाम सुने बाबू, कोरल रीफ। देखिए, आप समुद्र के नीचे देखिएगा बहुत सारा हरा भरा पौधा वगैरह दिखाई देगा, है ना, रंगीन पैर का, उसे क्या बोलते हैं कोरल रीफ, क्या बोलते हैं कोरल रीफ बोलते हैं। तो लंग्स ऑफ सी किस बोलते हैं, कोरल रीफ को बोलते हैं। एक पूछेगा शहर का लंग्स क्या बोलेगा, लंग्स या किडनी, लंग्स या बोलेगा किडनी, किडनी ऑफ सिटी। जनरली किडनी सबका इस्तेमाल करता है कि लंग्स या किडनी ऑफ सिटी किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं क्या वो वेटलैंड, क्या कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड या जो शहर में तालाब वगैरह रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं शहर का किडनी या लंग्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्लियर हो गया। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा आंसर बाबू, कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे बोलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील बोलेंगे बाबू, यही हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ। देखिए दोस्त क्या है, ऐसा जमीन जो कि आप भीगा हुआ इसमें पानी की मात्रा है उसे क्या बोलते हैं वेटलैंड कहा जाता है। और वेटलैंड कई सारा जीव जंतु का क्या होता है निवास स्थान वगैरह होता है। उसको बचाने के लिए क्या ईरान के शहर रामसर में कन्वेंशन किया गया, कब 1971 में, 1971 में। लेकिन भारत इसमें शामिल हुआ नहीं। 1971 में सम्मेलन किया गया, 1975 में फोर्स में आया, और भारत 1982 में ज्वाइन किया। तीनों डेट आपको याद करना है। 71 में क्या आया मीटिंग हुआ, 75 में फोर्स में आया, 1982 में भारत ज्वाइन किया। भारत का प्रथम रामसर साइट क्या था, चिल्का झील था, ठीक ना। बाद में क्या हुआ कि एक और चीज हुआ
1990 के दशक में आकर क्या हुआ कि एक और कैटेगरी बनाया गया, उसको बोलते हैं क्या, मॉन्ट्रियस, क्या वो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। जिस वेटलैंड को ज्यादा खतरा होगा उसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में चला जाएगा। एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल जगह कहाँ है, कनाडा में, जबकि ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में आपको है। देखिएगा वर्तमान में कितना रामसर साइट ही बदलते रहता है, एग्जाम देने के पहले अपडेट कर लीजिएगा। फरवरी की बात करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना हो गया बाबू, 89 को। अभी फरवरी 2025 की बात कितना हो गया, 89 में ना। और अभी सिक्किम में एक हाल फिलहाल में बनाया गया है, एक बाबू कहाँ आपको, झारखंड में बनाया गया है। और सबसे अधिक कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितना है, 20। 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन देखिए बाबू, कि आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ, बताइए। 1982 में। ये भारत में बोलता है ना। अगला देखिए, द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड इज ए रजिस्टर ऑफ, ये मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है, जो रामसर लिस्ट में होता है ना, उसको जब ज्यादा खतरा है, इमरजेंसी है, तो उसको कहाँ डाला जाता है, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डाला जाता है। तो देखिए बाबू, इनवेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में चर्चा है नहीं। वेटलैंड साइट अंडर द थ्रेट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अच्छा देखिए, इसमें वेटलैंड कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें वेटलैंड तो इन्हें दिखाई दे रहा है। तो जिस वेटलैंड को ज्यादा खतरा है उसको क्या है, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डाला जाता है। शुरुआत में भारत के जो चिल्का झील था उड़ीसा में, उसी को मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डाला गया था, लेकिन वर्तमान में उसको बाहर निकाल दिया गया। वर्तमान में राजस्थान है केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है वो वाला। एक है लोकटक झील मणिपुर, जिसमें वो कैबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है। तो ये दोनों शामिल कहा गया आपको, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में भी डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा। भारत के आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला समझिए क्या है। सब देखिए, दो चीज समझिए, एक तो बोलेगा ना कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। मैंग्रोव कहाँ, पश्चिम बंगाल के एरिया में सुंदरबन में। मैंग्रोव पूछेगा सबसे ज्यादा कहाँ बाबू आपको, सुंदरबन में। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछे वेटलैंड भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो कहाँ, गुजरात में। क्या बोले, दो क्वेश्चन। अगर मैंग्रोव वन पूछेगा तो कहाँ है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। पूछेगा हमारे वेटलैंड या आर्द्र भूमि ज्यादा कहाँ है, तो कहाँ है ना, गुजरात में हो गया। अगला समझेगा। अब है कि देखिए हमारे यहाँ ज्यादा इनर वेटलैंड है कि समुद्र से सटा हुआ वेटलैंड है। समुद्र का एरिया तो हमारे यहाँ कम है ना जी, अरे टोटल 75-16 के आसपास है। लेकिन इनर वाला, अंदर देखते हैं धान है, कितना बड़ा बड़ा खेत है, तो धान है खेत का तरह क्या है, वेटलैंड है। तो इनर वेटलैंड हमारे यहाँ क्या आपको है, ज्यादा है। आउटर वेटलैंड या कोस्टल वेटलैंड से इनर वेटलैंड क्या आपको है, ज्यादा है। अब क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा दोस्त। बोलता है कंट्री टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात। गुजरात में क्या है, ज्यादा है दूसरे राज्य के अपेक्षा, ये सही हो जाएगा ना। कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड। बोलता है कोस्टल वेटलैंड क्या है, इनलैंड वेटलैंड से ज्यादा है। सही गलत, गलत ना जी। हमारे यहाँ क्या है, इनलैंड वेटलैंड क्या आपको ज्यादा है, किससे, कोस्टल से। तो ई वाला क्या हो गया, गलती हो गया। तो इसका मतलब एक सही हो गया। इसमें क्या सही है आपको, केवल एक क्या आपको सही है, ओनली एक सही है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, अब सुनिएगा। कोई पार्क चर्चा में आ गया या कोई जगह चर्चा में आ गया, तो हमारे एग्जाम के लिए काफी जो होता है महत्वपूर्ण। देखिए जितना भी वेटलैंड है ना, तो आपको काम क्या कि जो लेटेस्ट, देखिए 89 को, तो 89 को तो याद रख पाना संभव नहीं होगा। लेकिन खास रहे जो है ना, 2 साल के अंदर में जो वेटलैंड में शामिल किया गया है ना, वो चर्चा में है, तो उसको याद करना है। इस बार जो शामिल किया गया है उसको तो एकदम कन्फर्म आपको याद करके रखना है। तो सुनिएगा, वो यहाँ बात करते हैं। ये देखिए क्या है, ये सकरा कोटाई पक्षी अभयारण्य है, ये तमिलनाडु में है। ये क्या लेटेस्ट शामिल किया गया है, सही है, ये रट लीजिए। अब ऐसा देखिए, इसको अलग अलग क्वेश्चन 4 को पूछा जा सकता था, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर करने के लिए हम एक में सब डाल दिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। आगे चलिए। सकरा कोटाई पक्षी अभयारण्य कहाँ, तमिलनाडु में है। और क्या बोले, दरथांगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। आइए, अगला क्या बोले कि खचो, क्या बोले, खेचे
खेचे ओ पालरी बेतांड, ये कहाँ है? सिक्किम में। अब ध्यान रखिए, ये बहुत ई आई दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है। जानते हैं क्यों? सिक्किम का ये पहला वेटलैंड है। जैसे बिहार का पहला वेटलैंड याद भूमि क्या था? कांवर ताल झील या कांवर झील। बेगूसराय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक भी है, भारत का भी तो होबे करेगा। तो इसी सिक्किम का ये पहला वेटलैंड है, तो ये महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? अब अगला की बात करते हैं, उबदा झील। ये झारखंड में है। और झारखंड में क्या है? पहला वेटलैंड है। सिक्किम का पहला वेटलैंड का हो गया खेचे ओ पलारी है, और उबदा झील कहाँ हो गया? झारखंड का। और बाकी जो दरथांगल की बात करते हैं, कहाँ? तमिलनाडु में है। तो यहाँ बोलिए कौन गलती है? उधवा झील। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में क्या है? तावा। क्या आपको? तावा। तावा झील को भी शामिल किया गया किसमें? आपको वेटलैंड में। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश के किस एरिया को हाल ही में शामिल किया गया वेटलैंड में? किसको? तावा को। ये क्लियर हुआ बाबू? अब देखिए, इसे रटने वाला हम इतना ही समझा सकते हैं, क्या आपको रटने वाला कौन कहाँ, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, बस रट लीजिए। हाँ, यहाँ आंसर बाबू क्या? ऑप्शन नंबर डी क्या आपको गलती दिया गया, झारखंड में, मध्य प्रदेश में नहीं है। अब देखिए ये वाला बात करते हैं, किसका मिलान सही नहीं है? नागी नकटी कहाँ? बिहार के जमुई में है। बिहार में टोटल वर्तमान में 3 गो रामसर साइट है, एग्जाम के पहले अपडेट कर लीजिएगा। पहला काबर ताल झील हो गया बेगूसराय, और दो हो गया नाकी नकटी जमुई में। तो ये तो आपको सही है। काबा बाबू मध्य प्रदेश में, इसको भी वेटलैंड में शामिल किया गया है, सही है। और क्या है? नंजरायन पक्षी अभयारण्य कहाँ? तमिलनाडु में है। और काजू बेल भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये आंध्र प्रदेश में बाबू नहीं, कहा आपको है? तमिलनाडु में। तो ये वाला क्या आपको गलती है, रट्टे वाला है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं, रट्टे वाला है। ये काजू बेली कहा आपको? तमिलनाडु में, है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन बाबू सही है? इसमें जानते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, चूज करना है। इसमें टाइप में मिस्टेक हो गया, इसमें आपको छाटना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। आइए, फरवरी 2025 तक भारत में 89 राम स्थल है बाबू, यह है सही। सबसे अधिक तमिलनाडु में है, सही। कितना है? 20, सही है। सुंदरबन सबसे बड़ा वेटलैंड है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, जो कि सबसे बड़ा वेटलैंड है। जबकि रेणुका झील का हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वेटलैंड है। ये भी क्या आपको है? सही है। भारत का सबसे पुराना रामसर साइट या पहला रामसर साइट चिल्का झील है, सही है। ये तीनों ये क्या हो गया? चारों? अच्छा ना ना, सही है, सही है। 1 2 दिया गया है ना? हाँ, तब सही है, क्वेश्चन सही है ना? तो हमको लगा कितने कादेबल है। आगे चलिए, प्रत्येक वर्ष 3 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं? नहीं, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या गलती कौन है, ये वाला। तो क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? तो इसका मतलब 1 2 3 4 हो गया सही, और बाकी क्या हो गया? 5 हो गया गलती। कौन सही हो गया? 1 2 3 4। अरे कौन सा कथन सही है? 1 2 3 4 हो गया सही, अब 5 क्या हो गया? आपको गलती हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव ए कोरल रीफ। देखिए समझिएगा, कोरल रीफ की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा कोरल रीफ पाया जाता है, आपको ये ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में कहा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में है। अगर ऐसे ड्रा कीजिएगा तो ऐसे चलिएगा, पूछता है, इसको नाम है ग्रेट बैरियर रीफ या बृहद प्रवाल भित्ति, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। अब पूछता कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन महासागर में है? प्रशांत महासागर है। कौन है? हिंद महासागर। तो कौन महासागर में? प्रशांत। अगला क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया कौन हिस्सा में? इन्हें चलिएगा तो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। अगला क्वेश्चन पूछेगा कौन सा राज्य के बगल में? तो यहाँ है क्वींसलैंड। क्या है? क्वींसलैंड नामक क्या आपको बाबू राज है। कोई दिक्कत नहीं। और दुनिया में सबसे अधिक कोरल रीफ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया, इस सब एरिया में क्या होता है? सबसे अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत, ये क्या हो गया आपको? भारत। तो भारत में बोलता है कहाँ पर कोरल रीफ पाया जाता है? क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए कोरल रीफ। क्या बोलता है कहाँ पर कोरल रीफ पाया जाता है? सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि अंडमान और निकोबार में कोरल रीफ पाया जाता है कि नहीं? तो पाया जाता है, रटिएगा बाबू। यहाँ पर हमारा क्या अंडमान निकोबार है, यहाँ पर क्या होता है? कोरल रीफ आपको पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या बाबू? गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ खाड़ी पाया जाता है कि नहीं? थोड़ा बहुत पाया जाता है। अगला बात करता है कि गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है कि नहीं बाबू?
पाया जाता है। लेकिन यहाँ सुंदरबन डेल्टा वो क्या होता है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर क्या होता है, आपको नहीं पाया जाता है। अब इसको कुछ रटिए बाबू, क्या बोले, क्या अंडमान निकोबार में पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है, और गल्फ मन्नार में पाया जाता है, और सुंदरबन में क्या होता है, कोरल रीफ आपको नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या बोलता है बाबू, किसमें से बोलता है, कौन सा, इसमें परवाल भित्ति है, तो कहाँ कहाँ परवाल भित्ति है बताइए बाबू, 4 काट दीजिए, 1 2 3, आंसर हो जाएगा 1 2 3 में पाया जाता है। सुंदरबन में क्या होता है, आपको परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग। पहले कोरल लीफ मतलब क्या होता है, रंग बिरंग का जो देखिए कोरल बेसिकली क्या होता है, एक समझिए कि एक सवाल क्या होता है, वो एक होता है फोलिप, क्या होता है फोलिप, फोलिप नामक क्या होता है कि जीव होता है, और यह क्या करता है कि शैवाल के साथ क्या करता है, मिल कर क्या बनाता है, कोरल रीफ, क्या बनाता है, कोरल रीफ बनाता है। पोलिप जो जीव होता है उस शैवाल के साथ एल्गी के साथ मिलकर क्या बनाता है, कोरल रीफ बनाता है। कोरल रीफ जो रंग बिरंग दिखाई देता है ना समुद्र में, और बेसिकली क्या होता है, शैवाल है क्या होता है, कलर होता है, जो रंग बिरंग दिखाई देता है शैवाल कलर होता है। अब यही क्या होता है, जब शैवाल मरना शुरू करता है तो रंग बिरंग कलर क्या हो गया, आपको समाप्त होना शुरू हो गया। तो ये शैवाल जो है, जो शैवाल जो मरता है, रंग बिरंग जो खत्म होता है, देखते हैं उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लीचिंग करवाना है, मतलब जो हमारा कलर है उसको कलर को क्या करना है, चेंज करवाना है, अरे ना जी, करिया है गोर करवाना है तो कोरल ब्लीचिंग करवाते हैं। तो यहाँ कोरल ब्लीचिंग मतलब क्या होता है कि जो कोरल रीफ है उसका कलर क्या हो रहा है, डिसकलर हो रहा है, उसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको ग्लोबल वार्मिंग, क्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह, इसका क्या आपको कारण है। अब बोलिए बाबू क्या हो जाएगा, मैनिंग आउटब्रेक नहीं, क्या हो जाएगा बाबू, कोरल ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन, या और बोल सकते हैं क्या सबसे बड़ा क्या है आपका कारण है, कोरल ब्लीचिंग का। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है इससे क्या होता है, देखिए एक होता है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस होता है, हरित गृह गैस। वायुमंडल में कुछ ऐसे गैस होता है जो सूर्य की रोशनी क्या करता है, खींचता है, और जब ज्यादा मात्रा में रोशनी खींचेगा तो हीट खींच रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। पृथ्वी का औसत तापक्रम बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहलाता है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के औसत तापक्रम बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या कौन गैस जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। कई सारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। उसमें अगर हम बात करते हैं क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता है। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा करता है। एयर पॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा, यहाँ तक ये भी आप जानते होंगे कि जो ब्लड होता है, ब्लड में सबसे ज्यादा घुलनशील कोई गैस होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कई बार क्या होता है कि देखते हैं बूढ़ी बूढ़ी क्या करता है, ठंडा के दिन में आग जला करके सो गई और सवेरे लाश निकलता है, क्योंकि धुआं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए रहेगा दोनों। जब कोई चीज पूरा जलेगा एकदम धाए धाए करके, तो वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड कम। लेकिन धुआं धुआं ज्यादा होगा, निकलेगा दोनों लेकिन धुआं धुआं ज्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा। और जब ज्यादा निकलेगा तो बाबू क्या होगा कि ब्लड से ज्यादा घुल जाएगा, ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा क्या होता है, घुलनशील होता है। अब घुलना था ऑक्सीजन को और घुल गया ही, अब क्या होगा कि हमारा शरीर को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन पहुंचवे नहीं करेगा, ग्लूकोज टूटवे नहीं करेगा, और ग्लूकोज टूटवे नहीं करेगा और क्या होगा, एनर्जी नहीं निकलेगा, और जब एनर्जी निकलेगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल मरेगा, और सेल मरेगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, आपको मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यह क्या है आपको बोलिए, एयर पॉल्यूशन करता है, जबकि एयर पॉल्यूशन आपको नहीं करता है। मीथेन हो गया, इसके अलावा और भी बोल सकते हो अब क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर सकते हैं। देखिए NO2 नहीं होता है, ई नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड आपको होता है। इसके अलावा क्या हुआ आप देख सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन होल जो छेद हो रहा है उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर ही क्या इस्तेमाल किया गया, आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कई बार पूछा गया है कि ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोफ्लोरो के जगह पर फिर किसका इस्तेमाल किया गया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। तो ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह लेकिन क्या करता है? ओजोन में होल करता है, ये ओजोन में होल आपको नहीं करता। फिर वो पर फ्लोरोकार्बन भी बोल सकते हैं। एक हो गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये प्रमुख आपको याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा और भी कार्बन की बात करते हैं। ये सब कार्बन वगैरह क्या है? सब अगर कोयला जलाइएगा, कोयला जलेगा तो बेसिकली वो सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस एक तरह से है, ठीक ना। लेकिन बाबू आपको एग्जाम में पूछता कौन? ये सब, ठीक ना, आप समझिएगा। ये वर्तमान में क्या है कि सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार कौन है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। और सबसे कम जिम्मेवार कौन है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो एक टर्म ही हो गया, लेकिन एक होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब होता है कि जो लंबे समय तक रहेगा और ज्यादा मात्रा में क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो लंबे समय तक ये नहीं रह पाएगा, इसका जीवन काल क्या है? कम है। और इसका जीवन काल क्या है? अधिक है। सिंपल ऐसे याद कीजिए कि ये खाता है 5 रोटी अभी वर्तमान में, ठीक ना, लेकिन बाबू 10 दिन के बाद मर जाएगा। 10 बचे 50 रोटी खाया। ये एक रोटी खाता है लेकिन 500 साल जिएगा। तो कितना खा गया? 500। पोटेंशियल खाना किसमें ज्यादा है? इसमें। तो ऐसी धरती को गर्म वर्तमान में ही कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल सबसे अधिक किसमें है? इसमें। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा किसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है? तो किसमें है? इसमें सबसे। ये ऑप्शन नहीं रहेगा, इसको बना लीजिएगा। गुजरात पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक किसमें है? ऑप्शन में सब था, एगो था, ये वाली था। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड नहीं था। सल्फर हेक्साफ्लोराइड रहेगा तो यही बना लीजिएगा, और नहीं रहेगा तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या परफ्लोरोकार्बन जो रहेगा वो क्या कीजिएगा? बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। बोलता है कौन सा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्लोबल वार्मिंग करता है, मीथेन भी करता है। जितना सड़े गले वाला चीज होता है सब मीथेन निकलता है। गोबर से, धान है खेत से, एग्रीकल्चर से, भैंस जुआली करता है, नाम नाम, सब क्या निकलेगा? मीथेन निकलेगा। नाइट्रस ऑक्साइड बाबू ये भी होता है, ये भी होता है। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस उसको कहा जाता है, ठीक ना। आदमी को बहस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या बोलते हैं बाबू आपको? ये जो होता है आपको ग्रीन हाउस गैस आपको नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हुआ? सब जितना कार्बन है सब आ जाएगा, जितना कार्बन है सब आ जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए, व्हाट डज यूएनएफसीसी स्टैंड फॉर? याद कीजिए, और नहीं अभी वीडियो में अगर आया होगा तो बाद में आपको आएगा। देखिए, जानते हैं 1992 में क्या हुआ था? ब्राजील के शहर है रियो का, वो रियो, पूरा नाम है रियो डी जेनरो, लेकिन इसको बोलते हैं रियो सम्मेलन। इसको रियो सम्मेलन किया गया था पृथ्वी को बचाने के लिए। इसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कहा जाता है। और यहाँ पर निर्णय लिया गया है कई सारा हम बॉडी को बनाएंगे। उसमें एक बोला गया क्या कि यूएनएफसीसी बनाएंगे, एक बोला गया कि यूएनसीपीडी बनाएंगे, एक बोला गया कि यूएन सीसीडी बनाएंगे। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। इसका सब का मतलब, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन। ए का मतलब गया फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बनाया गया कुछ यूएनएफसीसी बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं। यूएनसीबीडी क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाने के लिए क्या बनाया गया? यूएनसीबीडी बनाया गया। यूएनसीसीडी क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो रेगिस्तान की मात्रा बढ़ रहा है उसको बचाने के लिए क्या है? यूएनसीसीडी है। इसका फुल फॉर्म सबका आपको पूछेगा आगे वीडियो लेसन में, बढ़िया से इसके बारे में समझाया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिएगा। अभी हमको इस पर फोकस करना है। जो यूएनएफसीसी बाबू जो बना था 1992 में, क्या हुआ? बना, लेकिन ये फोर्स में कब आया? 1994। देखिए, तो पहले इस तरह क्वेश्चन नहीं आता था, खाली फुल फॉर्म से काम चल जाता था। लेकिन आजकल क्या है, ये भी पूछता है कि कब बना और कब इफेक्टिव ही हुआ। 92 में ही बना था और इफेक्टिव का 1994 में। जैसे आपको कुछ देर पहले बताए थे, पिछले लेसन में बताया होगा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैस या कार्बन के इमिशन से संबंधित है, 1997 में ही बना था और 2005 से फोर्स में आया, ठीक ना। ऐसे ही 92 में बना और क्या हुआ? 94 में फोर्स में आया। अगला चीज ध्यान रखना है कि इसी के देख रेख में क्या हुआ, आपको बोल सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 97 में आया,
फिर बाबू पेरिस एग्रीमेंट जो बाबू क्या है जलवायु परिवर्तन से क्या है संबंध 2015 में आया है, इसी के देखरेख में आपको आया है, कोई दिक्कत नहीं। 2015 में क्या बनाया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था, आइए क्वेश्चन सेट किया गया तो वहां पर चर्चा कर लेंगे। अब आइए देखिए बाबू, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन नहीं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहीं है बाबू, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो आपको आंसर हो जाएगा। बोलता है ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी की औसत तापक्रम क्या होगा। देखिए, ग्रीन हाउस गैस रहना जरूरी है, अगर नहीं रहता तो सूर्य की रोशनी को खींचता नहीं, तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, निगेटिव में, क्या होता है आपको, निगेटिव में। अभी देखिए वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन में कई जगह 14 भी देगा, जो ऑप्शन देगा जो बना लीजिएगा। पृथ्वी का वर्तमान में ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब कोई भी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पर रहता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन वगैरह सब कोई रहता ही नहीं, तब पृथ्वी का टेम्परेचर कितना, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। इतना कम टेम्परेचर में कोई भी जीव का जीवन बाबू संभव नहीं था, मतलब यहाँ पर मनुष्य जीवन संभव आपको नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होगा, बताइए, -18, और यहाँ पर क्या होगा, जीवन संभव आपको नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस आपको नहीं है, बोलता है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन CH4 बाबू है, सल्फर डाइऑक्साइड बाबू, अब रुकिएगा थोड़ा सा, कार्बन डाइऑक्साइड बाबू है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाबू नहीं है। आप सुनिएगा, ग्रीन हाउस गैस में ये भी नहीं है बाबू, और आपका ये भी नहीं है। सुनिएगा, ग्रीन हाउस गैस में न तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, और नहीं कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड आता है, दोनों नहीं होता, ठीक है ना, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया सेट करने में, ठीक ना। क्या बोले, ग्रीन हाउस गैस में कौन नहीं है, ना तो आपको क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और नहीं क्या बोले सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, मतलब दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैस आपको नहीं है, तो दोनों याद करना है, ऑप्शन देखा दोनों आपको ग्रीन हाउस गैस आपको नहीं है, ठीक ना। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है दोस्त, सिगरेट जो जानते हैं ना, सिगरेट, सिगरेट लाइटर में क्या होता है, ब्यूटन, सिगरेट लाइटर में ब्यूटन। लेकिन क्या बताइएगा, सिगरेट जलता है तो कौन कौन गैस रिलीज होगा, सुनिएगा, कोई भी चीज जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, लेकिन जहां धुआं ज्यादा वहां कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा, तो सिगरेट में ज्यादा धुआं निकलता है, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा आपको ज्यादा होगा, ठीक है ना। आग जलाते हो ना, तो शुरू में धुआं धुआं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या आपको निकल रहा है, तो जब आग जलने लगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा, लेकिन क्या होगा, कम निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपको ज्यादा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया बाबू ना। अच्छा, किस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग सबसे अधिक कर रहा है वर्तमान में, लेकिन सब क्षमता ज्यादा नहीं है, लंबा समय तक सर्वाइव भी नहीं करता, इसका जीवन काल क्या होता है आपको कम होता है। तो मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा वो, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इससे ज्यादा होगा, ठीक ना, और यहाँ पर क्या, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ASF6। तो देखिए सबसे अधिक क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका होता है, और सबसे कम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग सबसे अधिक कर कौन रहा है, कार्बन और सबसे कम कौन कर रहा है। हाँ, तो ये दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, उल्टा कर दीजिएगा खाली, समझ में आ रहा है, चकचहा के देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो देखे हैं, सब किसे गड़बड़ा रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे अधिक अभी कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, लेकिन इसका जीवन काल क्या है आपको कम है, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, कम है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही क्या कर रहा है, कम कर रहा है, सबसे कम जिम्मेदारी यही है, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत लंबा समय तक रहेगा, तो ओवरऑल देखिएगा तो इसके पास पोटेंशियल क्या आपको अधिक हो गया, ठीक है ना। चलिए, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बी हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये पीछे वाला गड़वाया था बाबू, 20 नंबर। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, या पूछेगा कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग करता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बाबू क्या है, जीने के लिए क्या है, जरूरी है ना,
और नाइट्रोजन की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन का क्या होता है, आवश्यक अंग होता है। अरे प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, एमिनो एसिड रहेगा तो उसमें बाबू नाइट्रोजन बेस रहबे करेगा, नाइट्रोजन उसमें रहबे करेगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं बाबू, क्या होता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, आपको हाइड्रोजन है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब बोलता है कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मुख्य रूप से जिम्मेवार है किसके लिए बाबू, ओजोन लेयर में हास के लिए क्या है, आपको जिम्मेवार है। देखिए पृथ्वी का क्या होता है, कई सारा लेयर होता है, तो इसमें चलना है क्या, देखिए बाबू शुरू से 0 से 18 तक, माने ये होता है क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधित परिवर्तन होता है। अब फिर चलिएगा 18 से 50 किलोमीटर तक, ये होता है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर होता है। इसी में 20 से 35 किलोमीटर चलिएगा तो एक लेयर है बाबू, क्या, ओजोन का, O3 का। एक होता है O2, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का ही अलग रूप है। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप कौन हो गया, O3 हो गया, ठीक है ना। और O3 क्या है, इसको क्लोरीन से क्या दुश्मनी है, ये क्लोरीन क्या करता है, लाखों ओजोन को तोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन गैस कहाँ होता है जनरली, हम क्या होता है, जो कूलेंट होते हैं आप पर से जो हम रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहाँ कूलेंट के रूप में क्या होता है, आपको इस्तेमाल करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, उससे क्लोरीन निकलता है और इसको क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, इसको रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कूलेंट या शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, देखिए इसको बाबू क्लोरीन से खतरा नहीं है, खाली किस खतरा है, क्लोरीन से। अब ओजोन में क्या हो गया, होल हो गया, तो ओजोन क्या करता है कि सूर्य से जब वो अल्ट्रा वायलेट रे आता है उसको रोक करके रखता है, नीचे आने नहीं देता है। यहाँ पर समझिए कि लेयर हो गया, सूर्य से जो ऊपर आएगा रे बाबू, तो इसमें कई तरह के किरण होता है, उसमें होता है अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरण होता है। और ये अगर धरती पे आ गया तो आपका स्किन पे पड़ेगा और स्किन को जला देगा, खराब कर देगा, स्किन संबंधित बीमारी पैदा करेगा, या आपको कैंसर जैसा बीमारी ही पैदा कर सकता है। तो ये बचाने का काम करता है, तो ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या करता है, बचाता है। अगला बात है, अब देखा गया अंटार्कटिका महाद्वीप में किसमें क्या हो गया, छेद हो गया, तो छेद हो गया तब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसको ब्रिटेन के वैज्ञानिक फोरमैन ने देखा था, कहाँ सर्वप्रथम देखा, अंटार्कटिका में देखा। इसको बचाने के लिए क्या किया गया कि वियना में कन्वेंशन किया गया बाबू, ठीक ना, लेकिन वो सफल नहीं रहा। अब क्या हुआ कि 1987 में डेट था बाबू, 16 सितंबर, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियोल एक जगह है कनाडा में, वहां पे एक संधि किया गया, उसी को बोलते हैं मॉन्ट्रियोल प्रोटोकॉल, और उसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से, कोई दिक्कत नहीं। ये तारीख किया गया 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर निर्णय क्या लिया गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह ना प्रदूषण, यह ना ओजोन लेयर को छेद कर रहा है, इसको छोड़ दिया जाए और इसके जगह पर इस्तेमाल किसका किया जाए बाबू, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाए, और इसका इस्तेमाल क्या हो गया, शुरू हो गया। और तब बाद में यह देखा गया कि ओजोन होल क्या हो गया, आपको सही हो गया, और मॉन्ट्रियोल प्रोटोकॉल 20 का बोल सकते हैं कि सफलतापूर्वक क्या है, संधि किया गया है। लेकिन अब एक नया समस्या आ गया, क्या कि ग्लोबल वार्मिंग करता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है, समझ में आ गया ना। ये भी क्वेश्चन पूछा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जगह किसका इस्तेमाल किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है कि HFC का फुल फॉर्म क्या होता है और CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। HFC का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कोई दिक्कत नहीं बाबू, आगे चलिएगा। तो समझ में आया बाबू क्या हो गया कि ओजोन परत के हानि के लिए क्या आपको जिम्मेवार है। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, कहाँ, अच्छा ओजोन परत का जानते पूछता है, इसका मोटाई मापते हैं किसे, डॉब्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई क्या, वो डॉब्सन नामक इकाई से मापा जाता है। अम्ल वर्षा बता दिए कि वर्षा जल जब नीचे आता है ना, उसका पीएच मान 7 से जब कम हो जाता है तो उसे एसिडिक रेन या अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसका कारण क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन के बाबू ऑक्साइड है, जो क्या होता है वर्षा के साथ मिलकर इसका पीएच मान क्या करता है, कम करता है। और जब बिल्डिंग उल्डिंग में पड़ता है तो उसका कलर क्या करता है, डिस्कलर। जैसे आगरा के ताजमहल का कलर डिस्कलर हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि आगरा का ताजमहल सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो कि बाबू क्या है, राजस्थान के माराकान से लाया गया था, और उसका कलर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो कारण क्या, एसिड रेन है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बिना उसके बता चुके हैं बाबू। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वायरली यूज्ड, बोलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं,
क्या वो आपको कूलेंट या शीतलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं कहाँ? रेफ्रिजरेटर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, कोई दिक्कत ना हो। हीटर का मतलब क्या होता है कि जनरली गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारा घर में जो हीटर इस्तेमाल होता है उसमें हमारा पूछता है कि तार किसका होता है? नाइक्रोम का। निकेल और परस क्रोमियम मिला के बनाते हैं, नाइक्रोम का तार बनाया जाता है। कंडक्टर मतलब जिससे आसानी से करंट पास कर सके, जितना मेटल्स होता है ये सब क्या होता है? कंडक्टर होता है। ये प्रणोदक क्या होता है? ये रॉकेट में जब ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं प्रणोदक। रॉकेट में जब ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रणोदक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के साथ अनओजोन क्षयकारी रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? मतलब बोलता है कि कौन सा संधि किया गया है जिसके अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वैसा कोई भी सब्सटेंस जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है उसका रोक पर प्रतिबंध लगाया गया, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कौन बाबू? मोन्टियोल प्रोटोकॉल के तहत ना बाबू। अरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन जैसे आएगा तो मोन्टियोल प्रोटोकॉल आपको कर देना है। क्योटो प्रोटोकॉल तो क्या था वो? यह क्या था? आपको ग्रीन हाउस गैस के क्या है या कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन से क्या आपको संबंधित है, उसको इमिशन को क्या करना है? कम करना है। अब वियना कन्वेंशन कई चीज में किया गया है। एक तो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी संबंधित है और इसके अलावा वियना में कई तरह का कन्वेंशन किया गया है। अब पेरिस समझौता क्या हुआ 2015 में? 2015 में। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही पेरिस समझौता किया गया था लेकिन वहां इसकी चर्चा नहीं है। यहाँ इन्वायरमेंट में पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है कि यहाँ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे बचने के लिए सम्मेलन किया गया है 2015 में। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू ये होता कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का होता है सम्मेलन। केमा नंबर का सम्मेलन था? 21 था। इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये 21 को था कि नहीं, इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। हम कंफ्यूजन में, ठीक है ना, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मोन्टियोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। ओजोन होल या छिद्र से क्या तात्पर्य है बाबू बताइएगा? ओजोन होल मतलब क्या है कि समताप मंडल में ओजोन जो, ओजोन होल मतलब क्या है कि समताप मंडल में जो ओजोन का लेयर है वो क्या हो रहा है? आपको डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। आइए, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर नहीं बाबू, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में जो ओजोन का जो थिकनेस है, मोटाई है, क्या आपको घट रहा है, इसी को ओजोन होल कहा जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा आपको? यही सही हो जाएगा। अगला क्या है? इंक्रीज इन ओजोन, नहीं होगा बाबू। ये आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन परत का क्या कार्य बता दीजिए बाबू? यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों क्या करता है? आपको रोकता है। आइए बाबू, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम मून रेज नहीं, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यही हो जाएगा बाबू। प्रथम ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में। कहाँ के वैज्ञानिक ने? ब्रिटेन के वैज्ञानिक फोरमैन ने देखा था। वन कार्बन क्रेडिट इज एक्सेप्टेड एज इक्विवेलेंट टू। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2014 में सीजीएल बिहार मेंस सीजीएल नहीं आया था, 16 में उसका मेंस होता हम लोग दिए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बन क्रेडिट बेसिकली क्या है ना कि सभी कंट्री को बोला गया है कि आपको इतना ही कार्बन निकालना है। ज्यादा मात्रा में कार्बन निकालिएगा तो आपको दंडित किया जाएगा, और जो कम मात्रा में कार्बन निकालेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो जो कम मात्रा में कार्बन, समझिए सबको क्या है कि 100-100 दिया गया कि 100-100 निकाल सकते हैं कार्बन क्रेडिट। ये क्या है कि 90 निकाला, तो 10 तो ये कम ही निकाला ना जी। तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा ना काम कर रहा है। कम कार्बन निकालना मतलब क्या है कि अच्छा काम कर रहा है। आई क्या है 120 निकाल दिया है कार्बन, तो ज्यादा ना कार्बन निकाल दिया तो ज्यादा प्रदूषण करेगा, तो इसको दंडित किया जाएगा और इसको इनाम दिया जाएगा। तो ये अपना 10 यूनिट क्या कर सकता है? इसको बेच सकता है, पैसा के रूप में दे सकता है। इसी को बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट मतलब होता है 1 टन, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को बोलते हैं 1 कार्बन क्रेडिट। 1 टन में होता है 1000 केजी। कितना होता है? 1000 केजी होता है। 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को बोलते हैं 1 कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। और कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट है, जो क्योटो प्रोटोकॉल 97 में जो किया गया था, उसी से क्या ये कंसेप्ट निकल करके आया है। तो बोलिए बाबू क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम कार्बन नहीं, ये 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, 1000 किलो कार्बन। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस में गलती आप जान रहे हैं।
लेकिन जैसे देखिए 100 दे ले 1000 दे ले बना के चलाइएगा। लेकिन यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन बनाइएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जब बराबर मात्रा में, सुनिएगा, एक होता जानते हैं क्या, कार्बन पॉजिटिव। आप समझिए कि अगर 100 टन कार्बन निकाल रहे हैं, 100 टन कार्बन क्या करे, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल, उदासीन। जितना निकाले उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर्यावरण का आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, नहीं समझे। और कार्बन निकाल रहे हैं, उतना पेड़ लगा दिए, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अगला क्या होता है कि 100 आप निकाल रहे हैं, आप जोर कितना कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, तो 10 ज्यादा निकाल दिए ना, इसको बोलते हैं कार्बन पॉजिटिव। दुनिया के मैक्सिमम देश का ऐसा ही है, कार्बन क्या है, ज्यादा मात्रा में निकाल रहा है। अगला चीज क्या है, एक होता है क्या कि 100 आपको टारगेट है, कितना कि 100 आप निकाल, ऐसे इसमें गलती क्या बोल दिए हो, यहाँ क्या बोले कि गवा गया, 100 आपको टारगेट दिया गया है, 100 आप निकाले, और 100 का की जोड़ करने का व्यवस्था आप रखे हुए हैं, तो ये कार्बन न्यूट्रल। 100 आप क्या है, कार्बन जो है निकालने का टारगेट है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं बाबू, 110 निकाल रहे, कितना निकाल रहे हैं, 110 निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो मतलब कि आप ज्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्बन पॉजिटिव। और यहाँ पर 100 आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल कितना रहे बाबू, आप 90 निकाल रहे हैं या 80 निकाल रहे हैं, तो 20 तो पर्यावरण के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो आपको क्या बोलते हैं, कार्बन निगेटिव। कार्बन निगेटिव क्या है, अच्छा है, क्या है, अच्छा है। लेकिन बहुत कम देश है, गिना चुना देश है जो कार्बन निगेटिव है, बाकी सब क्या कार्बन पॉजिटिव है। भूटान का नाम सुनोगे, भूटान, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, भूटान क्या है, विश्व का प्रथम कार्बन नेगेटिव कंट्री है। वहां पर क्या है कि ज्यादा मात्रा में कार्बन को ऑब्जर्व कर रहा है, जितना निकाल रहा है उससे ज्यादा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सूरीनाम का नाम सुना होगा, पनामा का नाम सुना होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछता है, वो क्या, भूटान है क्या अपना, कि ज्यादातर पूछे है क्या कि विश्व का प्रथम कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन, भूटान। अब सब क्या कार्बन पॉजिटिव, तो सब कहाँ, सब जाने का प्रयास कहाँ कर रहा है, कार्बन न्यूट्रल की ओर। भारत का लक्ष्य कब तक है, 2070 तक, ये याद कीजिएगा। अब आइए, बोलता है कि नीला कार्बन क्या है, यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया बाबू। देखिए, जो कार्बन क्या होता है, समुद्र का रंग नीला नहीं, तो जो कार्बन क्या होता है, क्या स्टोर होता है, क्या समुद्र के अंदर में, समुद्र के अंदर में जो कार्बन स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं आपको, ब्लू कार्बन, क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन। और जो पेड़ पौधा में जो कार्बन स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्बन बोलते हैं, है ना। ब्लैक कार्बन बाबू जो जला उला रहे हैं, क्या हो गया, ब्लैक कार्बन। ठोस चीज जला रहे हैं, सब ब्लैक कार्बन हो गया। ब्राउन कार्बन क्या है कि ठोस कार्बन, जब पुआल तुआल जला रहे हैं, सब क्या हो गया, ब्राउन कार्बन। तो उस सबसे क्वेश्चन कम पूछता है, आपको ग्रीन कार्बन, अब ब्लू कार्बन से क्वेश्चन आपको पूछेगा। पेड़ पौधा में जो कार्बन स्टोर से क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्बन। का समुद्र के अंदर क्या है, ब्लू कार्बन। तो बोलिए, नीला कार्बन क्या है, ब्लू कार्बन क्या है, बताइए। कार्बन कैप्चर बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम से बोलते हैं क्या, ब्लू कार्बन बोलते हैं। कार्बन टैक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देख, कार्बन निकलने से क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जो कार्बन निकलने से होता है क्या है कि सूर्य, अरे ज्यादा मात्रा में कार्बन निकलेगा, तो ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में कार्बन हो गया, तो सूर्य की रोशनी को ज्यादा मात्रा में खींचेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाएगा। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर क्या होगा, पिघलेगा, पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा समुद्र में। अब पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा, ये सब आएगा, फिर बाढ़ के बाद बीमारी आएगा, नहीं समझे। ये क्या आपको खतरनाक अवस्था है। तो अब क्या है, बोला गया कि ऐसा करते हैं कि जहां जहां से कार्बन निकलता है उस पर क्या कीजिए, टैक्स लगाइए। कार्बन टैक्स का विचार सर्वप्रथम क्या है कि 1973 में आया था, वो कौन दिया था, डेविड गॉर्डन विल्सन। रटिए, कार्बन टैक्स का प्रथम बार विचार कहाँ आया था, आपको 1973 में दिया था, कौन, आपको डेविड गॉर्डन विल्सन, ठीक है। लेकिन बहुत बाद में क्या हुआ कि 90 के आसपास में क्या हुआ कि पहला कंट्री बना फिनलैंड, जो क्या किया, कार्बन टैक्स लगाया। अब सुनिएगा, एक बाबू क्या है आपको, स्वीडन, क्या हुआ आपको, स्वीडन। जानते हैं, जब फिनलैंड नहीं रहेगा ना, पूछेगा कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम कंट्री आपको कौन है, तो अगर बाबू फिनलैंड रहेगा और स्वीडन, तो कौन बना, फिनलैंड। क्योंकि जानते हैं, ये क्या है कि 90 में कार्बन टैक्स लगाया था, और स्वीडन और बाबू ब्रिटेन की बात करते हैं, ये दोनों क्या है बाबू 1991 में लगाया था। लेकिन कई जगह क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछता है कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री कौन है, तो वहां पर क्या है, तो ऑप्शन में नहीं रहता है, क्या बनेगा, स्वीडन। लेकिन जब रहेगा, वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो कौन बनाएगा, फिनलैंड बनाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा आपको, सही हो गया, आगे चलिएगा।
फिर क्या, कार्बन कर लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को अधिक महंगा बना देना है। कार्बन उत्सर्जन महंगा हो जाएगा, नहीं समझे? जैसे एग्जांपल के आपको क्या है कि समझे ना, कि आप मोटरसाइकिल से अगर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जाते हैं, पेट्रोल भरा के जाते हैं, ठीक ना, तो आपको क्या है, पेट्रोल 500 रुपये क्या है, लीटर मिल रहा है, ठीक ना। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो वहां भाड़ा 2 रुपये है, कितना है, 2 रुपये, 1 किलोमीटर के, और का पड़ा 500 रुपया। क्यों ऐसा किया गया है? ताकि कम से कम क्या है, लोग मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें, कम खपत हो। तो इसी सरकार का उद्देश्य क्या है ना, कि कार्बन जहां जहां से निकलेगा ना, उस सब चीज पर लगा देगा टैक्स। और जहां क्या है, सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं या और भी एनर्जी पैदा कर रहे हैं, वहां पर बहुत तो कार्बन निकल नहीं रहा है, तो वहां पर उसको क्या किया जाए, दाम कम कर दिया जाएगा, नहीं समझे? तो यहाँ पर अगर कार्बन पर टैक्स लगा देंगे, कार्बन उत्सर्जन महंगा हो जाएगा ना। ये भी स्टेटमेंट क्या आपको सही है? भारत वर्ष 2065 तक कार्बन तटस्थ था। कार्बन न्यूट्रल बाबू रखने का लक्ष्य 2065 तक ना, नहीं, 2000 बाबू 70। देखिए एग्जाम में हो सकता है कि सब के बारे में आप नहीं जान रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है कि ई तो कम से कम पता होना चाहिए था। और सुनिए, हमारा उद्देश्य ये सब चेक करना आपको था भी नहीं है। हालांकि सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा उद्देश्य क्या था, ई वाला चेक करना कि आप जान रहे हैं कि नहीं, ये आपको रटना पड़ेगा। 2070 तक भारत का लक्ष्य है क्या, कार्बन न्यूट्रल होने का, ठीक है। चलिए, ये गलती है बाबू। निम्नलिखित में से कौन कार्बन नकारात्मक बनने वाला पहला देश है? फर्स्ट कंट्री बिगम टू बिकम कार्बन नेगेटिव कौन है बाबू? भूटान। तो हो जाएगा भूटान। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कार्बन न्यूट्रल है? कौन है? भूटान। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ये पहले भी एक बार हम क्वेश्चन सेट कर चुके हैं जुलाई महीना में। हिमाचल प्रदेश क्या है, भारत का पहला क्या कार्बन फ्री स्टेट है? क्या हिमाचल प्रदेश भारत का पहला कार्बन फ्री स्टेट? कौन है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। हिमाचल प्रदेश में बताए थे क्या, रेणुका, क्या वो रेणुका झील बताए थे, जो विश्व का सबसे क्या है, छोटा वेटलैंड आपको है। इनमें से कौन सा सही है? आइए, दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाबू चीन चीन उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक क्या है, चीन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रहा है, ठीक ना। दूसरा पर क्या बोले थे, अमेरिका। तीसरा पर कौन, भारत, ठीक ना। अब आइए, अब प्रति व्यक्ति में क्या है, वीडियो में बताया गया होगा कि अमेरिका, लेकिन अब सुन लीजिए, अब लेटेस्ट डेटा याद करना है। जब वीडियो बनाया गया था उस समय क्या था, क्या आपको बोल सकते हैं कि उस समय क्या था आपको, अमेरिका क्या था, प्रति व्यक्ति कार्बन का मात्रा क्या ज्यादा उत्सर्जन कर रहा था। लेकिन वर्तमान में कौन है, कतर। वर्तमान में कौन है, कतर। बोलेगा प्रति, क्या बोलेगा वो, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कार्बन कौन उत्सर्जन कर रहा है, तो कौन होगा आपको, कतर। कौन हो जाएगा, कतर हो जाएगा। ये रट लीजिए अब, ठीक ना। आइए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन कौन उत्सर्जन कर रहा है, चीन। प्रति व्यक्ति मतलब समझ में आता है ना। अरे देखिए, आ, कतर की जनसंख्या कम है और निकाल रहा है बहुत ज्यादा। एक व्यक्ति पर वहां क्या है, कार्बन है ज्यादा पड़ रहा है। और चाइना के पास क्या है, जनसंख्या तो ले रहा है, ठीक ना। आइए, बोलिए, कतर में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन विश्व में सबसे अधिक है कि नहीं है? है। दोनों इसमें क्या है आपको सही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सही हो जाएगा, है ना। हालांकि आप बनाए होंगे ई वाला, है ना, क्योंकि वीडियो में भी यही बताया गया था। लेकिन ई वाला क्या लेटेस्ट आप याद कर लीजिए, कतर क्या है, प्रति व्यक्ति में क्या सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, ठीक ना। अब मान लीजिए कतर नहीं रहेगा तो फिर विचार कीजिएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक ना। लेकिन ऐसा क्या है, कतर दे रहा है। आज 3-4 बार क्वेश्चन पूछ दिया अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में। जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है, बताइए बाबू। अब देखना क्या है, जलवायु परिवर्तन बाबू क्या है, उसमें बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना। अब ऑप्शन के अनुसार देखिए बाबू, क्या क्या ग्रीन हाउस गैस से हो रहा है, हो रहा है। प्रदूषण से हो रहा है, हो रहा है, ठीक ना। अब ये को बच गया, ये दोनों सही होगा तो ये भी बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ओजोन परत का क्षरण के कारण भी क्या ग्रीन हाउस गैस आपको हो रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसमें सब बना लीजिए, इसमें क्या बनेगा, सब बनाइएगा। अब आइए, यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे करने या सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो सुनिएगा, अब देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो क्या है, यहाँ वैश्विक तापमान की चर्चा था।
मैंने अगर नहीं जानते तो इसे बनाना पड़ेगा ना। तो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या है, वो जोन पद का संरक्षण, सही आंसर होगा, नहीं होगा। अच्छा, रियो सीख और शिखर सम्मेलन में क्या था, इसको पृथ्वी सम्मेलन बोले थे, ये भी आंसर काट सकते हैं, है ना। अब आ गया क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल में खाली बताए हैं कि यहाँ पर क्या है, बताया गया था कि हमको कार्बन का उत्सर्जन को कम करना है, लेकिन यहाँ कोई टारगेट नहीं था। यहाँ खाली बोला गया कि कार्बन का उत्सर्जन को हमको कम करना है, कोई टारगेट यहाँ पर नहीं था। लेकिन 2015 में जब पेरिस में एग्रीमेंट किया गया, यहाँ पर टारगेट दिया गया कि जितना क्या था, औद्योगिक क्रांति के पहले तक जितना टेम्परेचर था, उससे हमें कितना लेकर करना है, 2 डिग्री सेल्सियस कम। प्री इंडस्ट्रियल एरिया से क्या करना है, 2 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, कम लेकर के टेम्परेचर हमको आना है, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, पेरिस समझौता 2015 में। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। अच्छा, क्योटो कहाँ, जापान में पड़ता है, ठीक ना। दोनों का संबंध क्या है, आपको ग्रीन हाउस गैस के एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना ही है, लेकिन यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है। यहाँ पर क्या आपको टारगेट आपको दिया गया था। अब देखिए क्या हुआ, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट किया गया, तो वहां पर क्या है कि भाव अमेरिका, सॉरी, फ्रांस और भारत ने डिसाइड किया कि हम क्या बनाएंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मकसद क्या था कि जहां जहां सूर्य का रोशनी होता है, वो सब देश क्या करेगा, एक ग्रिड बनाएगा, और सूर्य से रोशनी क्या करेगा, आपको प्राप्त करेगा। लेकिन पहले क्या था कि आपको जहां जहां, पहले समझिए ना कि इस एरिया में सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ेगा ना जी, लेकिन अब बोला गया कि विश्व के कोई भी देश इस संस्था को ज्वाइन कर सकता है। विश्व के कोई भी देश संस्था को ज्वाइन कर सकता है। वर्तमान में देखिए क्या करना, क्या है, पहला तो क्या है, 2015 में ही बना है पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल। अगला क्या है, किसके प्रयास से, भारत और फ्रांस के प्रयास से। अगला क्या है, कहाँ इसका मुख्यालय है, भारत में। भारत में कहाँ, गुरुग्राम। चाहे गुरुग्राम बोलिए चाहे गुड़गांव बोलिए, सबका मतलब क्या एक ही होता है, कोई दिक्कत है। अब आपका काम क्या है, काम क्या है, किसका 100वां मेंबर कौन है, और लेटेस्ट के वो मेंबर हो चुका है। कुछ कुछ याद करना है कि 100वां मेंबर इसका कौन बना है, और फिर याद करना है कि वर्तमान में इसका कितना मेंबर है। हो सकता है 6 हो, 7 हो गया होगा, अब देख लीजिएगा, हमको ध्यान नहीं है। तो 100 को याद करना है, और फिर को याद करना है, कुछ बाबू 100, मतलब जो भी होगा वो याद कर लीजिएगा, लेटेस्ट जितना होगा ना, 105 है, तो याद कर लीजिएगा बाबू। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए बाबू। हाँ, गुरुग्राम भारत। अब आइए, ये वाशिंगटन बाबू बात करते हैं। वाशिंगटन एक बाबू क्या राज है अमेरिका में, एक है वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन राज हमारा कोई काम का नहीं है, वाशिंगटन डीसी काम का है। यहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, एक बाबू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसको बोलते हैं IMF है, और एक होता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ये दोनों का मुख्यालय कहाँ आपको, वाशिंगटन डीसी में है। हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों का मुख्यालय कहाँ आपको, दी हेग में है। हाँ, ये कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। बस हो गया काम, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी आपको नहीं है। मतलब जलवायु जब परिवर्तन हो रहा था, किसके कारण हो रहा है। अगर आप बोलते हैं कि फॉजिल फ्यूल मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, व्यू के अवशेष से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन। देखिए एक होता है वो जीवाश्म ईंधन, मतलब क्या होता है कि बहुत साल तक क्या धरती के अंदर आपको रहा, और उसको बाहर निकाल निकाल कर जला रहे हैं, वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। अब वो धरती के अंदर है, और उसके अंदर है कार्बन, क्या है, कार्बन है। अब बाहर निकालिएगा और उसको जलाइएगा, तो कार्बन तो बाहर निकलेगा ना जी। अरे सिनेमा देखो ना, कि भूत के पकड़ लिया गया, उसको पैकेट में बंद कर दिया गया, बोतल में उसको बंद कर दिया गया, भूत खत्म है। लेकिन जैसे ही बाबू क्या हो गया, ठेपी खुला, भूत बाहर निकल गया। नहीं, तो ऐसे क्या है कि उसके अंदर कार्बन स्टोर है, कोयला के अंदर, और उसको बाहर निकाल के जला रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, बाहर कार्बन निकलेगा, नहीं निकलेगा। बाहर कार्बन जब निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल गया, तो सूर्य की रोशनी क्या करेगा, खींचेगा, और टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है ना, तो मतलब कि जीवाश्म ईंधन का जलाने से भी होगा। अगला चलिए, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल वो काटिएगा, तो जंगल के अंदर, पेड़ के अंदर भी क्या है, कार्बन है, और ओकरो काटेगा तो ओकरो अंदर से क्या होगा, कार्बन निकल जाएगा, भूत निकल जाएगा, वो भी क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग आपको करेगा, ठीक है ना। फार्मिंग लाइव स्टॉक, अब क्या है, जानवर वगैरह को पालते हैं, तो जानवर भी क्या करता है, गोबर देगा, तो गोबर के अंदर भी क्या है, कार्बन है, और जुआली करेगा उसके अंदर भी क्या है, आपको कार्बन है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी क्या करेगा बाबू, आपको क्या है कि जलवायु परिवर्तन का उत्तरदायी है।
वर्षा की बात करते हैं बाबू, डायरेक्टली रूप से क्या है, ये सब जिम्मेवार आपको नहीं है, ठीक है ना। कौन जिम्मेवार नहीं है, तो ये आपको वर्षा नहीं होगा, बाकी सब क्या है बाबू, जिम्मेवार आपको है। और एक और चीज है, जंगल को काटने से क्या होता है कि मृदा अपरदन, क्या होता है, मृदा अपरदन, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। मिट्टी का अपने स्थान से कटना छटना सॉइल इरोजन कहा जाता है। पेड़ पौधा क्या करता है कि मिट्टी को क्या करता है, पकड़ करके रखता है, ठीक है ना। देखते हैं कि नया नया रोड बनता है और उसके ऊपर क्या घास नहीं है तो मिट्टी कट जाता है, लेकिन जब घास चला जाता है तो मिट्टी नहीं कटता है। चलिए, हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है। सन क्या है, पूरे ब्रह्मांड का बोल सकते हैं, हमारे जो पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। हालांकि सन जैसा कई सारा तारा है, लेकिन हम जो सोलर सिस्टम की बात करते हैं वहां पर सन क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या आपको सोर्स है। और सन क्या है कि तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है, सन है। और सन के अंदर क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, क्या रहा वो, न्यूक्लियर बाबू क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। इसको हिंदी बोलते हैं नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन, जब बड़ा नाभिक टूट के छोटा छोटा नाभिक में बदल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। जैसे परमाणु बम की बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन। और जब छोटा छोटा नाभिक मिल करके क्या होता है, बड़ा नाभिक में बदल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। वहां सूर्य में क्या होता है कि हाइड्रोजन मिल करके क्या करता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, बदल जाता है, और भारी मात्रा में क्या होता है, आपको ऊर्जा मुक्त होता है। ये क्या है, सन के ऊर्जा का स्रोत। तो सन के ऊर्जा का सोर्स नाभिकीय संलयन है कि नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है। अब परमाणु बम का ऊर्जा का सोर्स क्या है बाबू, नाभिकीय विखंडन। एक होता है हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम क्या हो गया आपको, नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। एक होता है परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है, लेकिन अंतर क्या है, वहां पर कंट्रोल होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु रिएक्टर में। जबकि परमाणु बम में क्या होता है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी को बोलते हैं आपको क्या, परमाणु रिएक्टर के जनक या जन्मदाता उसे कहा जाता है। ये सब केमिस्ट्री में दोबारा चर्चा करेंगे हो, यहाँ नॉर्मल खाली चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में कौन जैव ईंधन नहीं है। देखिए, बायोफ्यूल, इसको बोलते हैं जैव ईंधन। देखिए एक यहाँ पर क्या है, जैव है, क्या है, जीवाश्म, क्या वो जीवाश्म। दोनों में अंतर क्या ना हो कि देखिए, जीवाश्म में क्या है, बहुत साल तक क्या है कि लुकायल रहा था, अब बाद में क्या है, निकला है। ये क्या हो गया, जीवाश्म। ये लुकायल नहीं है, ये दिखाई आपको दे रहा है, ये है, ठीक ना। लेकिन अब जीव के अवशेष से जो ईंधन प्राप्त है उसे बोलते हैं जैव ईंधन। जैसे केतारी की बात करते हैं, गन्ना है ना, गन्ना से एल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं, एल्कोहल को क्या करें, पेट्रोल में मिला रहे हैं और उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें, तो क्या हो गया, आपको ईंधन हो गया। तो चूंकि जीव के अवशेष से प्राप्त हो रहा है तो इसे क्या बोल देंगे, जैव ईंधन या बायोफ्यूल कह देंगे। बायोफ्यूल बाबू ठोस रूप में भी हो सकता है, या बाबू द्रव के रूप में भी हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, गैस रूप में भी आपको हो सकता है। मतलब कि ठोस रूप में भी, द्रव में भी। गन्ना को अगर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो गया, ठोस हो गया। लेकिन उसका वो क्या है कि गन्ना को जूस निकाल करके उसको क्या करें, अल्कोहल बनाएंगे, तब क्या हो गया, आपको द्रव हो गया। अब क्या होता है कि गोबर उबर वगैरह सड़ गल रहा है और उससे जो गैस निकाल रहे हैं वो क्या बन रहा है, आपको बायो गैस बन रहा है। ये क्या हो गया, आपको गैसीय बायोफ्यूल हो गया। नहीं समझे, इसके अलावा क्या हो गया, सब्जी हो गया, सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, ये सबसे क्या है, बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। अब आइए बाबू कि किस कौन जैव ईंधन आपको नहीं है, आइए। वेजिटेबल बाबू, सब्जी से ये सबसे बना सकते हैं, ठीक है। बायोगैस तो अभी बताइए कि एग्जांपल दिए हैं। ग्रीन डीजल बाबू, देखिए ग्रीन का मतलब है कि ऐसा डीजल है जो क्या है वो, क्या है, आपको बोल सकते हैं कि प्लांट वगैरह से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। गैसोलीन, यह क्या है कि जीवाश्म से, गैसोलीन बेसिकली क्या है कि पृथ्वी के अंदर से क्या है कि जो मतलब बोल सकते हैं क्या, और क्या हाइड्रोकार्बन जो प्राप्त करते हैं ना, हाइड्रोकार्बन से ही क्या बनता है, आपको गैसोलीन बनता है। तो गैसोलीन बाबू क्या है, ये आपको जैव ईंधन में नहीं, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में इसको रख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, आपको जीव, देखिए अगर खाली डीजल रहेगा, खाली डीजल, तो डीजल बेसिकली क्या है, डीजल क्या है, ये आपको जीवाश्म ईंधन के रूप में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रीन डीजल है, अब इसको इसमें डाल सकते हैं। अब गैसोलीन क्या हो गया, आपको जीवाश्म हो गया, ये आपको जैव ईंधन नहीं हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसी क्वेश्चन में क्या है, अगला बाबू देखिए, रुक, इसको एक्सटेंड किया गया है। ये बोलता है दोस्त ना कि जैव ईंधन के बारे में
कौन सा कथन क्या आपको गलत है? आइए, इट इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड प्रोडक्ट सच एज वेजिटेबल ऑयल एनिमल फैट। बोलता है कि बायोफ्यूल ऐसे फूड प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, जैसे एग्जांपल क्या हो, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल। अच्छा, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से बायोफ्यूल प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है ना जी। तो ये स्टेटमेंट सही आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। आगे चलिएगा। अब बोलता है यह तब बनाया जा सकता है जब अधिक मात्रा में शर्करा या स्टार्च की मात्रा वाली फसलें उगाई जाती है और फिर एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का उत्पादन के लिए ईस्ट के साथ किण्वित किया जाता है। अरे शराब बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको सड़ाते गलाते हैं। सड़ाने गलाने की क्रिया क्या है? किण्वन का प्रक्रिया है, सड़ता गलता है, ठीक ना। तो ऐसे ही बाबू क्या है ना, कि कुछ ऐसा फसल होता है जिसमें क्या है, शर्करा मतलब एक तरह का बोल सकते हैं, शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। तो शर्करा की मात्रा उसमें क्या है? ज्यादा। और शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा। जितना चीज खाते हैं जिसमें मीठापन रहता है ना, उसमें शर्करा की मात्रा क्या होगा? ज्यादा, ठीक ना। और उससे क्या है कि ज्यादा मात्रा में क्या है कि एल्कोहल वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। एल्कोहल का फिर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या आपको बाबू? जैव ईंधन के रूप में कर सकते हैं। तो ये भी तो आपको सही लग रहा है ना जी। ये भी क्या आपको सही लग रहा है? इसका मतलब ये भी सही है, ये भी क्या आपको सही है। तो कौन गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें दोनों क्या आपको सही है। बोलिए इसमें कौन बाबू गलत है? ना तो वन गलत है, ना तो दो ही गलत है, इसमें दोनों क्या आपको है? सही है। ये समझ में आया? समझ में आया? चल, इसमें क्या होगा? दोनों आपको क्या स्टेटमेंट बाबू सही है, तो मतलब ना आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना तो दो, दोनों क्या आपको सही है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन में उपयोग के लिए अग्रणी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का प्रकार है? देखिए, ऊर्जा भंडारण के लिए क्या है, कई चीज का इस्तेमाल करते हैं। जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह, इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक कार वगैरह की बात चल रहा है, वहां लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम आयन बाबू बैटरी का इस्तेमाल किया। लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं ना, तो जो बाबू क्या होता है, बैटरी वगैरह जो नॉर्मल होता है ना, या कार का जो बैटरी होता है उसमें क्या होता है? लेड एसिड बैटरी होता है। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए क्या है कि लिथियम के बारे में देखिए, ऐसा भी जानते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक कार वगैरह का चर्चा चलता होगा ना, तो लिथियम का चर्चा चलता होगा। 2 4 5 महीने पहले देखे होंगे जम्मू कश्मीर के लद्दाख एरिया में या जम्मू कश्मीर के एरिया में क्या है, लिथियम का क्या है, भंडार पाया गया था। बड़ी चर्चा में था, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकता है, इलेक्ट्रिक कार के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? तो बोलिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए लिथियम का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलिए, अगला देखिए, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कंपेयर टू कन्वेंशनल वंस? एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है बाबू क्या, एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। जो लंबे समय से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बोलते हैं परंपरागत, और जो हाल फिलहाल के दिन में इस्तेमाल करना शुरू किए हैं वो क्या हो गया? गैर परंपरागत। समान तो पे क्या होता है कि लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या होता है, आपको थोड़ा सा महंगा वगैरह ही पड़ता है। देखिए, सब चीज में क्या है कि आदमी को क्या चाहिए? सहूलियत चाहिए। अगर क्या है कि अगर खाना बनाना है, अगर पहले शादी ब्याह होता था, खाना वाना बनता था, तो लड़कन के 2 दिन पहले वो खगड़ा माथा पर होता था। खगड़ा समझ में आता है? अरे तार का जो पत्ता नहीं होता है, पहले काट दिया गया और वही क्या होगा, उससे खाना वाना बनेगा नहीं। देखिए, जल तो रहा है लेकिन कितना सहूलियत हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या आ गया? गैस आ गया। अब आसानी से क्या होता है? बन जाता है। हालांकि गैस भी बात करते हैं, ये नहीं कि वो क्या बोल सकते हैं कि अच्छा सोर्स है। ये भी तो देखा जाए तो वो क्या है कि आपको नीचे से ही प्राप्त हो रहा है। ये भी क्या आपको बोल सकते हैं क्या लंबा सौदा टिकेगा नहीं? रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा ना। अरे गैस वगैरह तो समय के साथ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे इसके लिए क्या परंपरागत ऊर्जा सोर्स का समस्या क्या था? एक तो क्या है, इसको यूज करने में क्या आपको समस्या? अरे गोईठा पर खाना बनाना है, बड़ी मेहनत लगता है। गैस पर खाना बनाना है, तुरंत चाय बन जाता है। पहले ही इतना आ गया था कि चाय बना भी था तो रुका ना। अब इंतजार करा कि चावा आ नहीं रहा। तो चावा कैसे आएगा? जब बनेगा तब ना जी। आज चाय बनेगा गोईठा जलेगा। लेकिन अब तो कहते गया है ना, अब तो घर बाहर ने ही बने पूरा चाय पीती है। यहाँ भी बड़े क्या बोलता है, बोले देखिए ना, द मेन एडवांटेज क्या है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक ना। तो बोलता है दे आर मोर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। बोलता है कि नॉन, अच्छा बोले, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज्यादा कन्वेंशनल होता है कि नॉन कन्वेंशनल होता है? ऐसे सोचिए ना, देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, नॉन कन्वेंशनल में बोल सकते हैं क्या कि आपका सोलर एनर्जी, सूर्य का ऊर्जा क्या हो गया आपको? नॉन
कन्वेंशनल हो गया। कोयला की बात करते हैं या गोईठा की बात करते हैं, कन्वेंशनल हो गया। कौन ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? नहीं, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन नहीं बोलिए। वो गोईठा हो गया, कोयला हो गया, एक सूर्य हो गया, सूर्य एनर्जी हो गया, सोलर प्लेट वगैरह हो गया। कौन में ज्यादा बोल सकते हैं कि आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? ये क्या है इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको है? ये आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। कौन? कोयला गोईठा इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको नहीं है। ठीक है, अगला क्या? ये बोलता है कि व्हाट इज ए मेन एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ओवर कन्वेंशनल, तो बोलिए। अच्छा, यहाँ बोलता है ना कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के कंपेयर में दे आर मोर सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये नॉन कन्वेंशनल वो ज्यादा सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है? किसके तुलना में? इसको हिंदी पढ़िया को समझ में आएगा। बोलता है कि पारंपरिक ऊर्जा सोर्स की तुलना में गैर पारंपरिक ऊर्जा सोर्स का मुख्य लाभ क्या है? बोलता है कि हम पारंपरिक सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल ना कर करके गैर पारंपरिक इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब हिंदी में इस एग्जाम्पल समझाते हैं कि कोयला उला का इस्तेमाल ना कर करके आप सूर्य का रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलिए, सूर्य का रोशनी ज्यादा सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा? ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपको? यही होगा। ये समझ में आया क्या बोले? यहाँ क्वेश्चन का टोन क्या था कि बोलता है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की तुलना में आपको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करना है, तो उससे फायदा क्या होगा? तो उससे फायदा ये होगा कि वो क्या ज्यादा क्या है, क्या सस्टेनेबल है ज्यादा। क्या आपको एग्जाम्पल लीजिए कि कोयला इस्तेमाल करने को क्या सूर्य की रोशनी इस्तेमाल करें। सूर्य की रोशनी क्या होगा, कोयला के अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा सस्टेनेबल भी होगा और प्लस क्या होगा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको भी आपको होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है? एक रिन्यूअल मतलब क्या है ना कि इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, समय के साथ समाप्त नहीं होगा। और नॉन रिन्यूअल क्या है, समय के साथ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो बोलिए, सौर ऊर्जा को बाबू ये कभी समाप्त होगा? नहीं। टाइडल बाबू, अरे पानी के अंदर जो ज्वार भटाता है ये कभी खत्म होगा? नहीं। आते हैं जियोथर्मल। धरती के अंदर से भी क्या है कि आपको निकल रहा है क्या वो, देखिए लद्दाख के एरिया में चलिएगा, लद्दाख के एरिया में ना, तो वहाँ क्या होता है कि जियो थर्मल एनर्जी निकलता है, वहां से जब पानी निकलता है, पानी क्या होता है, गर्म निकलता है, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा आपको होता है। तो ये भी क्या है कि निकलते रहेगा बाबू। अब आते हैं कोयला। कोयला शब्द निकलते आपको नहीं रहेगा। तो यहाँ बाबू कोयला को अभी नवीकरणीय नहीं, इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बताइएगा? ये क्या हो गया आपको? गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बाकी इसमें सब क्या हो गया? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरफ शहर है, एक तरफ क्या आपको वो है देश है। मतलब कि इन्वायरमेंट से संबंधित कोई संधि किया गया, उसका शहर ले लिए हैं, एक तरफ देश है। बता रहा कौन सही आपको नहीं है? आइए, मॉन्ट्रियल कनाडा में है बाबू, सही है। ये वो जोन प्रत के संरचना से संबंधित है। आगे ये मॉन्ट्रियस बाबू। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में करवाएगा, एक होता है स्वीडन, एक होता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। सुनिएगा, ये मान लो यूरोप है, समझने के लिए यूरोप है। ऊपर में क्या नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, सब पढ़े है ना। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। अब देखिएगा, आपको हमेशा गड़बड़ होगा कि ऊपर है कौन है, नीचे कौन है। जो ज्यादा भारी उसको नीचे रखिए, और ज्यादा भारी तो नीचे नहीं गिरेगा जी। इसमें ज्यादा भारी कौन है? स्वीडन हल्का लग रहा है, नहीं क्या है, भारी लग रहा है। तो भारिका को नीचे लेके चलाइए, तो ये कहाँ हो जाएगा आपको? यहाँ हो जाएगा। आई वाला कहाँ आपको? यहाँ है। ठीक है, अब सुनिएगा, इस स्वीडन का संबंध अब क्या है, इससे आपको नहीं, किसका संबंध है ये बता रहे हैं। इमोन्ट्रियस कहाँ है आपको? स्विट्जरलैंड। इमोन्ट्रियस कहाँ है आपको? स्विट्जरलैंड में है। तो स्वीडन होगा? नहीं होगा, यही क्या आपको है, गलती है। पेरिस तो फ्रांस में पड़बे करता है बाबू, और रामसर ईरान में पड़बे करता है। रामसर कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। चलिए आगे आइए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। ये आप देखिएगा, न जाने कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत पहले हम बीपीएससी एग्जाम दिए थे बाबू, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, और भी एग्जाम में पूछा गया है। एक संगठन बाबू यूनेप। यूएन का मतलब क्या दोस्त? यूनाइटेड नेशन। ई का मतलब इन्वायरमेंट, और पी का मतलब प्रोग्राम। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा पीछे। बाबू जानते हैं क्या हुआ था कि जून, क्या वो जून, जून 1972 में पर्यावरण को बचाने के लिए पहला कन्वेंशन किया गया था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट करके कुछ था।
पर्यावरण पर पहला सम्मेलन किया गया। यही में निर्णय दो चीज लिया गया था। एक निर्णय लिया गया था 5 जून को हम अगला साल से मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। 1972 में निर्णय लिया गया। 73 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, पहला चीज। और साथ ही यहाँ पे यह भी निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे, एक संगठन बनाएंगे। उसका काम क्या होगा, पर्यावरण से क्या करना, पर्यावरण की रक्षा करना। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आई कब बना वो, 5 ये बना 5 जून 1972 को। यूनेप का बना 5 जून 1972 को बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया है? देखिए, पैसा वाला चीज सब रखता है यूरोप अमेरिका अपने पास। आज जितना ऐसे फालतू वाला रहता है, देश को दुनिया को बचाना है, बोला कि तू लोग बचाओ अपना मिलके, नहीं समझे। ये कहाँ चला गया बाबू, कहाँ, अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ, नैरोबी। हाँ, नैरोबी कहाँ पड़ता है, केन्या में। तो मतलब ये हो गया कि यूनेप का स्थापना 5 जून 1972 का किया गया है। कहाँ बाबू, नैरोबी में। इसका मुख्यालय है नैरोबी, कहाँ पड़ता है, केन्या में। और ओवरऑल कहाँ पड़ता है, कौन महाद्वीप में, अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा बाबू, नैरोबी हो जाएगा, है ना। आप आपकी द हेग तो बताइए दिए हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी बताइए चुके हैं, विश्व बैंक का, IMF का मुख्यालय। अब देखो न्यूयॉर्क बच गया। यूनाइटेड नेशन जो संगठन है बाबू ना, यूनाइटेड नेशन संगठन है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्या इसका मुख्यालय है। मैनहट्टन द्वीप पर ये क्या है, आपको बना हुआ है। ठीक है, अब सुनिएगा, न्यूयॉर्क क्या बाबू, ये हडसन क्वेश्चन पूछता है। हडसन नदी के किनारे बना हुआ है। और न्यूयॉर्क को बोलते हैं गगनचुंबी इमारतों का शहर। गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। साइलेंट स्प्रिंग दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। साइलेंट स्प्रिंग पूछता क्या बाबू आपको, किसका बाबू, राचेल कौंसल। यहाँ देखिए राह ऐसे लिखाता है क्या, राचेल, क्या लिखाता है वो, राचेल, क्योंकि हिंदी में इसका राहेल ही लिखा गया था। तो राचेल कॉर्सन रहेगा या राहेल कॉर्सन, ये कौन लिखे हैं, साइलेंट स्प्रिंग, है ना। इसमें बेसिकली क्या है ना, कि पर्यावरण पर लिखा गया पुस्तक है। इन्होंने देखा क्या, नोटिस क्या किया कि कई सारा जीव जंतु, पशु पक्षी की संख्या, खास करके पक्षी की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। उसका कारण को मतलब वर्णित करते हुए इन्होंने क्या किया, इस पुस्तक को लिखा, है ना। और उसके बाद बोल सकते हैं कि अमेरिका में बोल सकते हैं, इसके लेकर क्या हुआ, यूरोप में क्रांति शुरू हुआ, क्या, पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो कौन लिखा हुआ, रचेल कॉर्सन लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलता है ओथलंगा, क्या नाम है, ओथलंगा। एक होता है मस्जिद लंगा, एक है ओथलंगा। ओथलंगा, इसका जानते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, सिरबेरा ओडोलम। बोलता है कि इसको आमतौर पर आत्महत्या के पेड़ के रूप में जानते हैं। एक बार एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछा, सुसाइड ट्री किसे बोलते हैं, सुसाइडल ट्री किसे बोलते हैं। एक जाते हैं हमारे शरीर में क्या होता है, लाइसोसोम, उसको आत्महत्या के थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहते हैं। और एक पेड़ है, उसको बोलते हैं सुसाइडल ट्री बोलते हैं। वो जानते हैं क्या होता है, ये ट्री के बेसिकली क्या है, क्या वो कहाँ पाया जाता है, केरला में। कहाँ पाया जाता है, केरल में। हालांकि देखिए पूरा आपको साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, लेकिन भारत में कहाँ, केरल में पाया जाता है ज्यादातर। तो ये बेसिकली पेड़ का विशेषता क्या है, कि इसका जो मतलब रस निकालिएगा ना, वो जहर का क्या करता है, काम करता है। तो जिसको मरना होता है ना, जाके नहीं होता है, कोई दारू पी के मर जाता है, ये क्या करता है, रस पी के क्या होता है, आदमी मर जाता है। या तो किसी को मारना है। अभी जानते हैं वो भी केरले या केरले में शायद केस हुआ था, उसमें क्या था, कि लड़की थी गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड को पहले क्या किया, बोला कि तुम्हें शादी करेंगे, करते 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 क्या किया, उसका ब्याह हो गया दूसरा जगह, ठीक, ठीक ना। तो होनू बतियाता था, हेनू बतियाता था। हेने मंदिर में से विवाह कर लिया, मतलब उसको अपना अंदर लेने के लिए मंदिर में टिका टिकोल भी कर लिया, तो साथ रह रहे हैं। और लड़की देखिए 7 दिन उसको मारने का प्लान बनाया, कई बार मारने का प्लान बनाया। एक बार कहा कि वही उसको घोर करके क्या किया, जूस में पिला दिया, है ना। धीरे धीरे करके अच्छा पिला तो देवे किया, प्लस को ये भी प्रयास किया कि वो जाने ना कि कोई चीज में हमें मिलाए हैं, अगर बता देंगे तो बचिए ना जाएगा जी। और वो ऐसा नहीं कि जल्दी पते नहीं चला। ऐसे क्या है ना कि बाबू जो जो जहर होता है ना, ये नहीं मिलाया था, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना। ये वो थलांगा जो है ना, ये बेसिकली क्या, इसका जहर जो होता है ना, जल्दी क्या होता है कि पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन अब क्या करेगा, मार देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू, आपको आत्महत्या के पेड़ के रूप में जाना जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरला में, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, मेघालय में होता है लिविंग रूट ब्रिज पाया जाता है। मेघालय में क्या, लिविंग रूट ब्रिज पाया जाता है। पेड़ को जड़ को इस तरह से मोड़ा जाता है, ठीक ना, पेड़ को बाबू, कि 10-15 साल में क्या होता है, पुल का रूप ले लेता है। तो मेघालय में पाया जाता है।
कर्नाटक में बस, ज्यादा कुछ नहीं। सिक्किम जानते हैं प्रसिद्ध है आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, किस बाबू? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको प्रसिद्ध है सिक्किम। अब आइए बाबू अगला देखिए। देखिए राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं बाबू। जानते हैं दोस्त, ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा जो अगर खेल है, एक बाबू क्या होता है, ओलंपिक खेल है। अरे लड़का जैसे जानते हैं, देखो जानते हैं ह्यूमन मेंटेलिटी जानते हैं इतना खराब है ना, जैसे इसको देखा नहीं चाहिए जो जय श्रीजवा था ना। इसमें नहीं बाबू, ठीक ना। वो यूट्यूब पे इसे मतलब देखा है। वो लड़का क्या कि 3-4 बार से कमेंट कर रहा है, "अरे फीसवा कम कर दिए, फीसवा कम कर दिए, कोची के टेस्ट सीरीज के आप समझिएगा। ह्यूमन मेंटेलिटी क्या है ना, कितना आप कम कर दीजिएगा ना, उसको मनेबे नहीं करेगा। उसको फ्री में अच्छा फ्री में पढ़वे नहीं करेगा। नहीं, कितनों काम कर दिया, कर देखिए। हम जल्दी सोच लेते कि आगे टेस्ट सीरीज के 199 रुपया फीस रखेंगे, लेकिन लगा कि नहीं चलो भाई, है ना, लेकिन का पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होकरा में क्या करें, 99 रुपया में बढ़ा के सर आप कम ना कर दीजिएगा सर, हमने के ध्यान ना दीजिएगा लो। तो हमको तो वो गाना याद आ गया होगा, टेम्पो में जा रहे थे तो वो गाना भोजपुरी में था कि अपना सैया के पढ़ाई हुए बेच के न सुनिया। सुने ना, तो वो तो पढ़ाई उसको पता है कि नौकरी लगे तो हमें लिया के देगा। हम कैसे पढ़ाएं आपको? हमारा मन करा कि तोरा पढ़ाई वो बेच के किडनिया, लेकिन पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं बाबू? हमको तो पता है कि पढ़े के बाद हमारा काम दीजिएगा नहीं। अरे काम देवे नहीं कीजिएगा, हमारा भी एबो नहीं कीजिएगा, नहीं समझे? आइए सुनिए, बता रहे क्या। देखिए 2 गेम हमको याद करना है, एक वो क्या राष्ट्रमंडल खेल, एक ओलंपिक खेल। तो यहाँ देखिए मोटा मोटी चीज बताने का प्रयास करते हैं, समझिए। एक बार क्या आपको ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल एक क्या होता है सबको, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल गेम होता है। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये होता है, लेकिन सुनिएगा, जो नजदीक में जो एग्जाम हुआ है, मतलब जो नजदीक में जो बाबू हुआ है खेल का आयोजन, वो ज्यादा हमारे लिए हो जाएगा महत्वपूर्ण। ओलंपिक अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो ओलंपिक हो जाएगा ज्यादा महत्वपूर्ण। ये हुआ है बाबू कब, 2022 में हुआ है। ये थोड़ा सा क्या है, कम महत्वपूर्ण। एक कब हुआ है आपको, 2000 बाबू 24 में हुआ है ना। ये क्या है आपको ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो करंट अफेयर में क्या याद करना है कि अगला बार दोनों का आयोजन स्थल कहाँ है, ये आपका काम हो गया करंट में। अब कुछ स्टैटिक टॉपिक है जो इसके बारे में हम जल्दी से बता देते हैं। पहला पूछेगा, प्राचीन जो ओलंपिक खेल, क्या वो प्राचीन जो ओलंपिक खेल हुआ था, कि सर्वप्रथम कब हुआ था? 776 बीसी में, ईसा के 776 साल पहले। बोलेगा ये कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बाबू आपको आपको ओलंपिया शहर, कहाँ बाबू? ओलंपिया शहर कहाँ पड़ता है? देखिए ग्रीस बोलेंगे, है ना, या यूनान बोलेंगे, सबका मतलब क्या एक ही है। पहले यूनान था, अब क्या हो गया, ये ग्रीस देश बन गया, है ना। आगे चलिए अगला बात करते हैं। आधुनिक बोलेगा, आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक बोलेगा। तो ये क्या हुआ था बाबू आपको 1896। 2 साल पहले 1894 में क्या हुआ था, ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था 1894 में। और आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ? 1896 में। ये कहाँ हुआ? एथेंस में। कहाँ हुआ? एथेंस। एथेंस कहाँ पड़ता है? ये ग्रीस में। अरे पहले इसका नाम था यूनान, क्या नाम था? यूनान। यूनान बोलिए, ग्रीस बोलिए, सब एक ही है। तो कहाँ हुआ? एथेंस में हुआ था। अब आगे कहानी बढ़ता, पूछेगा कि महिला ने सर्वप्रथम कब पार्टिसिपेट किया? तो 1900 में हुआ पेरिस में। 1900 में कहाँ हुआ? पेरिस में। इसमें 2 चीज हुआ, एक तो क्या कि महिला ने सर्वप्रथम क्या किया? प्रवेश किया, और भारत ने भी प्रवेश किया। मतलब कि महिलाओं ने किस ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट किया? 1900 में। अब भारत ने कब पार्टिसिपेट किया? 1900 में बाबू, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जानते हैं, देखिए ऐसे देखिए कई जगह देखो 1920 में हुआ क्या था ना, कि जो ये था 1920 में ना, इसमें क्या है कि बृहत स्तर पर क्या किया, भारत पार्टिसिपेट करना शुरू किया। लेकिन पहला बार पूछेगा तो क्या बनाना, 1900 ही आपको बनाना है। अब कहानी आगे बढ़ता है। अब क्या है कि बाबू आजादी के बाद की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम क्या है कि 1948 में, आजादी के बाद भारत ने सर्वप्रथम कौन सा ओलंपिक खेल में भाग लिया बाबू? 1948 में। कहा 1948 में भाग लिया, कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था आपको बाबू? लंदन में ही हुआ था। और यहाँ पर हमने कहा कि जीता था, स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, दो दो क्वेश्चन पूछा गया। एक पूछा गया कि आजादी के बाद भारत ने पहला बार कब ओलंपिक खेल में भाग लिया? 1948 में। अगला क्वेश्चन है कि आजादी के बाद भारत ने
पहला बार स्वर्ण पदक कब जीता ओलंपिक में? 1948 में। ये हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, आप समझिएगा। एक और चीज ध्यान रखना कि हम जानते हैं बाबू क्या, हॉकी की बात करते हैं। पहले हॉकी में क्या है कि इंडिया का चला दबदबा, हॉकी में इंडिया का दबदबा चला था। क्वेश्चन पूछेगा कि हॉकी में भारत ने कुल कितना बार स्वर्ण पदक जीता है? 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अब अगला पूछेगा कि पहला बार कब जीता और अंतिम बार कब जीता? पहला बार पूछेगा, अंतिम, ठीक ना। तो पहला बार क्या 1928 में और अंतिम 1980 में। पहला बार कब बाबू आपको कहाँ बाबू? एमस्टरडम करके जगह है, और ये क्या मास्को बाबू, कहाँ बाबू? मास्को में। क्या बोले कि पहला बार 1928 में एमस्टरडम में और अंतिम बार 1980 में, कहाँ बाबू? मास्को में। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला चलिए क्या है, हाँ अगला ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन पूछो, हाँ, कि इस बाबू क्या है, व्यक्तिगत स्तर के प्रतियोगिता नहीं, इसमें क्या 11 गो प्लेयर खेल रहा है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्तिगत स्तर पर पहला बार स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कौन बाबू? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा क्या थे कि व्यक्तिगत स्तर पर क्या है कि पहला बार क्या है स्वर्ण पदक जीते थे कब बाबू? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक में बाबू जीते थे। और ये बहुत सारा फैक्ट है, ये कम से कम इतना याद आपको करना एकदम कंफर्म है। बोलिए जल्दी से। ओलंपिक खेल बाबू कब शुरू हुआ? 776 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? ओलंपिया, ग्रीस में। आधुनिक ओलंपिक 1896 में, एथेंस में। भारत ने कब पार्टिसिपेट किया? 1900 में। महिला ने 1900 में। आजादी के बाद बाबू कब? 1948 में। हॉकी में हमने कितना बार पदक जीता है? 8 बार। पहला बार 1928 में एम्स्टर्डम, अंतिम बार 1980 में मास्को में। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय। या फिर लेटेस्ट वाला आप देख लीजिएगा। एक और ध्यान आ गया, 1924 में एक जानते हैं क्या होता है? ये है, ई ओलंपिक का मतलब होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। गर्मी के महीना में समान तौर पर क्या होता है? खेला जाता है। इसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। एक होता है शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक थोड़ा कम महत्वपूर्ण होता है, और ग्रीष्मकालीन का होता है ज्यादा आपको महत्वपूर्ण। जैसे छठ होता है ना, एक होता है छठ चैत वैशाख में, एक छठ होता है कार्तिक में। कार्तिक वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, नहीं उसमें ज्यादा भीड़ लगता है। और क्या बोलता है, चैत वैशाख में कम। ऐसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या होता है? ज्यादा होता है महत्वपूर्ण, और शीतकालीन क्या होता है? कम होता है। तो आपको याद करना है कि शीतकालीन ओलंपिक जो होता है ये प्रथम बार कब हुआ था? 1924 में। शीतकालीन ओलंपिक खेल का 1924 में हुआ था सूरत। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? खेल प्रतियोगिता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिएगा अगला चलना है क्या? राष्ट्रमंडल। क्या आपको? राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल क्या है ना कि राष्ट्रमंडल इसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। ये ऐसे देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन का उपनिवेश था। हालांकि वर्तमान में कुछ इसमें ऐसा देश भी है जो पहले ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं रहा है, लेकिन इसके मैक्सिमम देश क्या है? ब्रिटेन का उपनिवेश आपको रहा है। अब देखिए 1930 में पहला बार आयोजन किया गया, लेकिन भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर क्या बोले कि 1934 में क्या दूसरा हुआ, इसमें भारत पार्टिसिपेट किया। बस यही याद रखना है कि पहला 1930 में हुआ, भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा 1934 में हुआ, भारत इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत पहला बार इसमें पार्टिसिपेट किया ओलंपिक 1900 में, यहाँ पर 1934 में। अगला याद करना है भारत में 2010 में क्या हुआ था? आपको राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ खेल हुआ था। इसमें क्या है, आप सुनते हैं ना, कॉमनवेल्थ घोटाला का नाम सुने हो ना। और उसी के बाद क्या है कि देखते कि मनमोहन सिंह की सरकार था, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, बहुत तरह घोटाला हुआ, कोलेर घोटाला, 2G घोटाला। और तब क्या हुआ? सरकार आपको गिरा था। अब आइए क्वेश्चन देखिए बाबू। अच्छा वो वाले क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में कौन सा कथन आपको सही नहीं है? आइए, राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है, सही है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था। अब याद कीजिए कहाँ हुआ था? तो हेमिल्टन पड़ता है कहाँ? कनाडा में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हेमिल्टन कनाडा में आपको हुआ था, सही है। भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित हुआ तो उसमें भाग लिया था, सही है। ये रट लीजिए, पहला हेमिल्टन कनाडा में 1930 में, और 1934 में कहाँ आपको बाबू? लंदन में हुआ था, इसमें भाग लिया था इंडिया। अब पता है कि भारत ने 2012 में नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया था। अब देखिए बाबू कि इसमें ई वाला क्या गलती है? 2010 में क्या हुआ था? 2010 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देख लीजिए, आप ही रट लीजिए बाबू क्या, कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नाम है शरथ कमल। क्या नाम है? शरथ कमल, शरथ कमल, शरथ कमल, शरथ कमल, है ना। अभी आपका काम क्या है? एक तो ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल, ये तीनों के बारे में एक बार हिस्ट्री देख लीजिएगा। फिर बाबू अगला आयोजन
स्थल देख लीजिएगा ना। इसके साथ ही क्या हो गया, आज क्या हुआ, हमारा सेवा समाप्त हुआ, ठीक ना। चलिए, चलिए होमवर्क आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद, निकलिए। इसी में होगा, इसी में होगा। अच्छा, उसको मिला दिया जाएगा।